तो मैं डॉक्टर शाहनवाज खान आज पहला लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ बॉटनी का, जिसमें चैप्टर 1 से शुरू करूँगा लिविंग वर्ड। हम अपने इस पूरे डिस्कशन में इस बात का ध्यान रखेंगे कि एनसीईआरटी का पूरा सिलेबस कवर हो जाए और साथ में पिछले लास्ट 10 इयर्स में कोई क्वेश्चन अगर पूछा गया है वो भी कवर हो जाए, और अगर किसी एडिशनल एक्सप्लेनेशन या इंफॉर्मेशन की ज़रूरत हो तो वो भी शामिल हो जाए। जब मैं एनसीईआरटी कहता हूँ तो दो बातें बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं कि एनसीईआरटी में जो एक्स्ट्रा पेजेस ऐड हुए हैं वो भी शामिल होना चाहिए। एनसीईआरटी की एक बुक है एग्जाम्पलर, वो भी शामिल होना चाहिए, और साथ में जो है एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक है, जो अपडेटेड टेक्स्ट बुक है, हर साल कुछ न कुछ छोटे छोटे चेंजेस कर देते हैं जो करेक्शंस हैं, तो इस वजह से वो सारी चीज़ें शामिल करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो लेक्चर 1 और बॉटनी का पार्ट है लिविंग वर्ड, ये चैप्टर का नाम है। और हम जानते हैं कि जब भी किसी सब्जेक्ट की, किसी बुक की, किसी टॉपिक की, किसी भी क्लास की शुरुआत होती है तो जो पहला चैप्टर होता है वो इंट्रोडक्शन से रिलेटेड होता है, और जिसमें आप अपने सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन देंगे। इसके अलावा आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए क्या इम्पोर्टेंट है क्या नहीं है, इसका भी इंट्रोडक्शन होगा। तो हम लोग धीरे धीरे इन बातों पे शुरू करेंगे। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि बॉटनी बायोलॉजी की एक ब्रांच है, दो ब्रांचेस बायोलॉजी की हैं, एक ज़ूलॉजी जिसे आप एनिमल साइंस कहते हैं, एक बॉटनी जिसे आप प्लांट साइंस कहते हैं। तो शुरुआत करते हैं कि ये बॉटनी हमने प्लांट साइंस से शुरुआत किया है, लेकिन एक बात इम्पॉर्टेंट है कि वो ये कि अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई बायोलॉजी की शुरुआत कब हुई, तो बायोलॉजी की शुरुआत करने का जो क्रेडिट है वो अरिस्टोटल को जाता है। अरिस्टोटल को जाता है। अगर हम ये मार्क करें तो इट गोज़ टू द अरिस्टोटल। एक ग्रीक फ़िलासफ़र हैं और फ़िलासफ़र हैं, इन्होंने बायोलॉजी की शुरुआत की थी। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बायोलॉजी, साइंस की मैं बात करूँ तो साइंस सिर्फ बायोलॉजी तो है नहीं, फ़िज़िक्स भी साइंस में है, केमिस्ट्री भी है, इसके अलावा बायोलॉजी है, मैथ्स है, ये सारे सब्जेक्ट साइंस कहे जाते हैं। तो एक क्वेश्चन मेरा ये है कि अरिस्टोटल ने जब शुरुआत की थी बायोलॉजी के, तो क्या उस समय से पहले फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ या साइंस की कोई ब्रांच की शुरुआत हो गई थी या नहीं हो पाई थी? तो आप जानते हैं अरिस्टोटल ने ही साइंस की शुरुआत भी की थी। अरिस्टोटल ने, तो आप कह सकते हैं कि फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ में जो सबसे पहली ब्रांच शुरू हुई वो थी, दैट इज़ बायोलॉजी। तो और बायोलॉजी में भी क्या शुरू किया गया? बायोलॉजी में स्टार्ट किया गया एनिमल साइंस से शुरू किया गया। तो मैं इसीलिए अरिस्टोटल को कहा जाता है फादर ऑफ साइंस हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी हैं, फादर ऑफ ज़ूलॉजी हैं। इन्होंने एक किताब लिखी थी। किताब के नाम पे याद आया कि अगर आज के 2300 साल पहले, 2000 साल पहले, 1000 साल पहले किसी साइंटिस्ट का कोई ज़िक्र आता है तो हमारे पास उनके बारे में जानकारी, उनके वर्क को स्टडी करने का एक मात्र तरीका है और वो है किताब। उनकी लिखी गई बुक पढ़ें, इसके अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं। आज का कोई साइंटिस्ट होता तो आप उससे ईमेल आईडी, यूट्यूब चैनल, आप व्हाट्सएप नंबर कुछ भी पूछ सकते थे, लेकिन उस समय तो ये सारी चीज़ें थी नहीं। साइंटिस्ट के लिए एक मात्र बात थी कि वो किताब लिख के रख जाएं जिससे दुनिया आने वाले दिनों में पढ़े। तो जब भी कभी पुराने साइंटिस्ट का जिक्र होगा तो हम ये ज़रूर आपसे पूछेंगे कि मुझे बताइए कि इन्होंने कौन सी किताब लिखी थी। तो अरिस्टोटल ने जो बुक लिखी थी उस बुक का नाम है हिस्टोरिया एनिमेलिया। अच्छा, नाम से भी लग रहा है कि इन्होंने एनिमल्स पे काम किया था और इस तरह से। और इसके अलावा इस पूरी किताब में करीब 500 एनिमल्स का जिक्र था, डिस्क्रिप्शन था
हिस्टोरिया एनिमलिया में। इन्हीं के एक स्टूडेंट थे चरक, जिन्होंने शुरुआत किया बॉटनी की। अच्छा, स्टूडेंट थे तो ऑब्वियस है कुछ ना कुछ तो टीचर की झलक उसमें रही होगी। जो जो काम इन्होंने एनिमल्स के लिए किया अरिस्टोटल ने, वही सारा काम इन्होंने थियोफ्रास्टस ने कर डाला प्लांट्स के लिए। तो ही इज़ कॉल्ड फादर ऑफ बॉटनी। एक बात, दूसरे इन्होंने भी एक किताब लिखी, उस किताब का नाम हिस्टोरिया प्लैनेटेरम है, हिस्टोरिया एनिमलिया, और इन्होंने लिखी है। दो सवाल यहाँ पूछा जा सकता है, साइंस की सबसे पुरानी किताब का नाम बताइए, हिस्टोरिया एनिमलिया। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे ये बताइए कि बॉटनी की, प्लांट साइंस की सबसे पुरानी किताब बताइए, तो देन इट इज़ हिस्टोरिया प्लैनेटेरम। एक क्वेश्चन और पूछ सकता हूँ कि ये बताइए बायोलॉजी की सबसे पहली किताब कौन सी थी, तो दैट वाज हिस्टोरिया एनिमलिया। एक इंटरेस्टिंग बात और है कि थियोफ्रास्टस ने भी अपनी किताब में करीब 500 प्लांट्स का डिस्क्रिप्शन किया। तो मुझे लगता है कि एक सवाल अच्छा सा पूछा जा सकता है कि साइंस के शुरुआती दिनों में हमें कितने प्लांट्स और कितने एनिमल्स की जानकारी थी। 500 प्लांट्स एंड 500 एनिमल्स की जानकारी थी। कोई हमसे रेशियो पूछ दे तो कह दूंगा 1:1 के रेशियो में हमें जानकारी थी प्लांट और एनिमल्स की, इस तरह से। अच्छा, ये तो सारे ग्रीक साइंटिस्ट थे जिन्होंने साइंस की शुरुआत की। मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा इंडियन लिटरेचर पे भी बात कर ली जाए। आप जानते हैं पूरी दुनिया की सबसे पुरानी किताब वेद हैं और वेद करीब 3500 साल से 5000 साल पहले लिखे गए थे। तो इसका मतलब अरिस्टोटल से हज़ारों साल पहले वेद लिखे गए थे। और वेदों में तो, लेकिन वेद साइंस की किताब नहीं है, सोशल साइंस की किताब है, इसीलिए मुझे फादर ऑफ साइंस नहीं कहा जाता। हाँ, वेदों में कुछ जिक्र तो साइंस का है, कुछ मेडिसिनल प्लांट्स का जिक्र है, कुछ एनिमल्स का जिक्र है, तमाम जो है। तो अक्सर हम वेदों के पीरियड को वैदिक पीरियड कहते हैं, जो अरिस्टोटल से बहुत पहले था। और जब हमने सारे वेद पढ़ डाले तो एक इंटरेस्टिंग बात ये पता चली कि 740 प्लांट्स और 250 एनिमल्स का हमें आइडिया हो गया। तो एक क्वेश्चन बहुत पहले, आज के 15-16 साल पहले ऑल इंडिया एग्ज़ाम्स में पूछा गया कि वैदिक पीरियड में हमें प्लांट्स और एनिमल्स की जानकारी का रेशियो क्या था। तो वी कैन से इट इज़ 3:1। ये रेशियो जो है वो 3:1 का आ जाएगा, 3 गुना ज़्यादा प्लांट्स के। लेकिन साइंस के शुरुआती दौर में हमें सिर्फ 500 और 500 एनिमल्स की जानकारी थी। तो इस तरह से हमें था। अगर मैं अपने इंडियन लिटरेचर पे थोड़ी बात और बढ़ाऊं तो 3-4 कुछ बड़े प्रोमिनेंट साइंटिस्ट का नाम लूँगा जो आज के 2100-2200 साल पहले के हैं। एक चरक, ही वॉज अ ग्रेट फिजिशियन, एक सुश्रुत थे, ही इज़ कॉल्ड फादर ऑफ सर्जरी। हम लोग जानते हैं डॉक्टर्स दो तरह के होते हैं, एक जो सिर्फ मेडिसिन देते हैं, दे आर कॉल्ड फिजिशियन, एक हैं जो ऑपरेशंस वगैरह करते हैं, दे आर कॉल्ड सर्जन। तो प्राचीन भारत के दो महान डॉक्टर्स में से चरक जो थे वो एक महान जो है फिजिशियन थे, और सुश्रुत को तो हम फादर ऑफ सर्जरी कहते हैं सामान्य भाषा में। वैसे हमारे पुराने शास्त्रों में ये लिखा हुआ है कि इनको सर्जरी का देवता कहा जाता था। ही इज़ कॉल्ड एज ए गॉड ऑफ सर्जरी। और एक और साइंटिस्ट हैं धन्वंतरी, उसी ज़माने के हैं, उसी प्राचीन भारत के हैं। इनको तो हम गॉड ऑफ मेडिसिन कहते थे। इनके बारे में किताबों में लिखा हुआ है कि इनके पास से कोई मरीज़ निराश नहीं लौटा, तभी शायद भगवान का और देवी देवताओं का दर्जा दिया। और इस तरह से ये 3 बड़े महान वैज्ञानिक हैं। आप भारत के किसी भी कोने में चले जाएं, किसी भी मेडिकल कॉलेज में चले जाएं, तो इन्हीं 3-4 लोगों के नाम से ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं।
जैसे अब मैं लखनऊ मेडिकल कॉलेज गया तो वहाँ पे मैंने देखा चरक हॉस्टल है, इसके अलावा वहाँ पे धन्वंतरी हॉस्टल है। तो शायद हम अपने पुराने इन महापुरुषों को जो है सम्मान देने का काम करते हैं। और इस तरह से ये सुश्रुत के बारे में मैं एक बात कहना चाहूँगा कि इन्होंने जो है सर्जरी की थी और एक राजकुमार की नाक कट गई थी, तो उस राजकुमार की नाक को उन्होंने लकड़ी के लगा दिया था हूबहू, और पता नहीं चलता था। तो नाक की सर्जरी को कहते हैं राइनोप्लास्टी। तो इन्होंने राइनोप्लास्टी की थी। एक बात, अगर आज सुश्रुत होते तो हम इन्हें क्या कहते? प्लास्टिक सर्जन कहते। क्या कहते? प्लास्टिक सर्जन कहते हैं। एक साइंटिस्ट का नाम और मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है और वो हैं हिप्पोक्रेट्स। ये भी यूरोपियन साइंटिस्ट डॉक्टर थे। इनको हम फादर ऑफ मेडिसिन्स कहते हैं। एक क्वेश्चन बढ़िया सा पूछा जाएगा हमसे कि जब हमें गॉड ऑफ मेडिसिन मिल ही गए थे तो फादर ऑफ मेडिसिन कहने की क्या ज़रूरत थी? एक्चुअली ये जो गॉड ऑफ मेडिसिन वो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन्स के लिए थे और इन्होंने थोड़ा डिफरेंट काम किया। और जो मॉडर्न सिस्टम है टैबलेट्स एंड कैप्सूल्स का, ये शुरू करने का क्रेडिट जाता है हिप्पोक्रेट्स का। आप जानते हैं कि सारे डॉक्टर्स की क्लिनिक पे, हॉस्पिटल पे एक फ्रेम लिखा हुआ टंगा रहता है, दैट इज़ कॉल्ड एज हिप्पोक्रेटिक ओथ। जब भी मेडिकल कॉलेज आप जाएंगे तो इनके नाम की एक कसम दिलाई जाती है, शपथ दिलाई जाती है कि हम मरीजों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, अपनी लगन से इलाज करेंगे, पैसे ज़्यादा नहीं लेंगे, किडनी चोरी नहीं करेंगे, बहुत सारी बातें ये हमें कसम दिलाई जाती है इनके नाम की। तो दैट इज़ कॉल्ड हिप्पोक्रेटिक ओथ। तो ये शुरुआती दौर का डेवलपमेंट था जब हमने आपको ये डिस्कशन किया। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और वो ये है कि बायोलॉजी शब्द, बायोलॉजी की शुरुआत अरिस्टोटल ने किया, लेकिन बायोलॉजी का जो शब्द है वो करीब 2000 साल बाद आया। एक इंटरेस्टिंग बात आपको बायोलॉजी पढ़ते समय बता दूं कि इम्पॉर्टेंट है कि आप सिर्फ ये नहीं बताएंगे कि फादर कौन है, फाउंडर कौन है, आपको ये भी बताता है कि पड़ेगा कि नामकरण किसने किया था। बायोलॉजी के फादर अरिस्टोटल, लेकिन बायोलॉजी शब्द इस्तेमाल किया लेमार्क और ट्रेवेरेनस नाम के दो साइंटिस्ट ने। तो लेमार्क आप जानते हैं कि 1809 में इन्होंने अपनी थियरी दी थी। तो मुझे लगता है कि 2000 साल बाद करीब हमें शब्द बायोलॉजी मिला। बायोलॉजी शब्द के बारे में एक और गाइड्स वगैरह में क्वेश्चन है, मैं क्लैरिफाई कर दूं कि लेमार्क एंड ट्रेवेरेनस ने जो वर्ड दिया था वो लैटिन भाषा में दिया था, बायोलॉजिकम। इसे अंग्रेज़ी में बायोलॉजी कहने का काम लॉरेंस ने किया था। तो कहीं कहीं किताबों में दिया है कि टर्म बायोलॉजी इन इंग्लिश स्क्रिप्ट वाज गिवन बाय लॉरेंस। तो ठीक है ये बात। तो दोनों बातें हमें जाननी चाहिए। व्हाट इज़ बायोलॉजी? बहुत जल्दी से आप कहते हैं इट इज़ अ स्टोरी ऑफ लाइफ एंड लिविंग ऑब्जेक्ट्स ऑन अर्थ। अर्थ पे अगर आप लिविंग ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करते हैं, उनकी जानकारी है, उनके बारे में बात करते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड बायोलॉजी। लेकिन अगर मैं मंगल ग्रह पे जाके लाइफ की स्टडी करूं, अभी हमने पिछले साल चंद्रयान 2 भेजा था, अगर हम वहाँ पे जो है चाँद पे जाके स्टडी करते हैं लाइफ की, तो हम उसे बायोलॉजी नहीं कहते। हमारे पास एक नया वर्ड है, दैट इज़ कॉल्ड एक्सोबायोलॉजी कहते हैं। द स्टोरी ऑफ लाइफ आउटसाइड अर्थ एंड स्पेस इज़ कॉल्ड एज एक्सोबायोलॉजी। अगर आप अंतरिक्ष में जाके, अर्थ के बाहर जाके बायोलॉजी की स्टडी करते हैं, लिविंग ऑब्जेक्ट्स की लाइफ की स्टडी करते हैं, तो द अनदर टर्म दैट इज़ कॉल्ड एक्सोबायोलॉजी कहते हैं, एक्सोबायोलॉजी कहते हैं। एक क्वेश्चन मेरे मन में और है, आप मुझे बताएं कि ये बताइए कि बायोलॉजी आप कहते हैं लिविंग ऑब्जेक्ट्स की स्टडी को कहते हैं। सवाल ये उठता है कि आप किसी लिविंग ऑब्जेक्ट को पहचानेंगे कैसे? मैं आपसे पूछूं कि ये पेन है, ये मैं प्लांट है या एनिमल है? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
आप कहोगे नहीं, ये तो लिविंग ही नहीं है। तो पहले ये तय करके बताइए कि क्या लिविंग है, क्या नॉन लिविंग है, क्या डेड है, और हमारे आसपास कुल कितने तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं। दिस इज इम्पॉर्टेंट। तो हमारे आसपास कुल 3 तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं, एक लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, नॉन लिविंग है, डेड है। सवाल ये उठता है कि नॉन लिविंग और डेड में कोई फर्क है क्या? यस, जैसे ये जो है आयरन का, लोहे की खिड़की लगी है, तो ये नॉन लिविंग है, क्यों? क्योंकि ये कभी जिंदा नहीं रही है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई इसमें लकड़ी के दरवाजे लगे हैं, तो वुड किस में आ जाएगा? डेड में, क्योंकि ये कभी जिंदा था। तो नॉन लिविंग और डेड में एक बड़ा बेसिक सा फर्क है कि अगर आप जो है, अगर आप कहते हैं कि डेड है तो इसका मतलब वो कभी ज़िंदा था। अगर आप नॉन लिविंग कहते हैं तो इसका मतलब वो कभी भी ज़िंदा नहीं रहा। अगर मैं आपसे कहूँ ये पेन, तो ये नॉन लिविंग है। ये लकड़ी का फर्नीचर, तो ये डेड है। ये मेरे आसपास ये मक्खियाँ घूम रही हैं, लिजर्ड्स हैं, इसके अलावा मंकीज़ हैं, ह्यूमन बीइंग है, काऊ है, मैंगो का प्लांट है, दीज ऑल आर लिविंग थिंग्स। और यह था। तो सवाल ये उठता है कि हमारे पास जब 3 तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं, और इन 3 तरह के ऑब्जेक्ट्स में मुझे पढ़ना सिर्फ और सिर्फ क्या है? लिविंग ऑब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। तो एक बात इम्पॉर्टेंट है कि हम कैसे पहचानें कि क्या लिविंग है, क्या डेड है। एक बड़ा कॉमन सा हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि कभी कभी रास्ते में कुछ चीज़ें पड़ी होती हैं, तो हमें लगता है कि रस्सी है या सांप है, तो हम कैसे पता लगावें? मान लीजिए मैंने पत्थर मारा और अगर वो रेंगता हुआ चला गया तो सांप है। तो मेरा कहने का मतलब ये होता है कि हमें कुछ फीचर्स बताइए, कुछ कैरेक्टर्स बताइए, जिस आधार पे मैं पहचान लूँ कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो ये आपसे, तो अब हम चाहते हैं कि हमें लिविंग ऑब्जेक्ट्स के कुछ फीचर्स आप बताइए, जिससे कि मैं पहचान लूँ ये लिविंग है या नॉन लिविंग। क्योंकि मेरे सामने ये क्वेश्चन आया है कि व्हाट इज़ दिस पेन इज़ एनिमल और प्लांट, ब्रायो या टेरेडो। आप कहोगे पहले लिविंग तो होने दीजिए, तब तो बात करें कि बॉटनी या जूलॉजी, ब्रायो या टेरेडो या एंजियोस्पर्म। तो ये बात बड़ी इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको फिर से बता दूं, किसी भी चीज़ को पहचानने के लिए हमें कुछ कैरेक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। मैं 2 एग्जाम्पल बड़ा कॉमन सा देता हूं आपको कि अगर मैं आपसे कहूं कि एक बायोलॉजी की बुक खरीद लीजिए जाके, तो जैसे ही बुक शॉप पे आप जाएंगे वो आपको 1 दर्जन किताबें बता देगा। तब आप उसमें से कौन सी किताब लेने हैं, उसके फीचर्स आपको पता होने चाहिए। आप बताओगे ग्रीन कलर की बुक है, NCERT पब्लिकेशन है, इसके अलावा 200 रुपये की किताब है, करीब 300 पेज की बुक है, और इस पे क्लास 11 या क्लास 12 लिखा होगा। जैसे ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने दिया, वैसे ही आपको जो है पर्टिकुलर किताब पहचान में आ गई। तो मेरा कहने का मतलब आपको फीचर्स बताने होंगे कि कैसे जो है, और तब जाके आइडेंटिटी, किसी भी चीज़ को पहचानने के लिए फीचर्स चाहिए। मैं एक दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपसे और पूछूं कि अगर मान लीजिए आपको, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई आप अपने किसी रिश्तेदार को रेलवे स्टेशन लेने जाओ, किसी रिश्तेदार को रेलवे स्टेशन लेने जाओ, और आपसे कहा जाए कि आप उसे पहचानते नहीं होंगे, तो आप क्या करेंगे? आप उससे टेलीफोन पे पूछेंगे, टेलीफोन पे उस रिलेटिव से पूछेंगे कि भाई आप अपने फीचर्स तो बताइए कि हम कैसे आपको पहचान सकते हैं। तो कैसे? आप उसकी शर्ट का कलर पूछेंगे, आप उसके शर्ट का कलर पूछेंगे। अगर अब भी आप नहीं पहचान पाए तो आप उसकी हेयर स्टाइल पूछेंगे। आप उससे पूछेंगे कि ये बताइए कि आप के सर पे बाल है या नहीं, टकले हैं, क्या है। आप अगर अब भी नहीं पहचान पाए तो आप एक काम और करेंगे, आप उससे उसकी हाइट पूछेंगे। आप उसकी हाइट पूछेंगे कि भाई आप टॉल हैं या शॉर्ट हैं। एक और बात अगर अब भी नहीं पहचान पाए तो आप उससे उसकी स्किन का कलर पूछेंगे। आप कहोगे स्किन का, आप उससे पूछेंगे भाई आप काले हैं कि गोरे हैं। एक यहाँ 2 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें मैंने कह दिया। एक तो आपको फीचर्स चाहिए, 1 बाय 1 आपने पूछते गए, और कितने फीचर्स चाहिए। हो सकता है आप सिर्फ शर्ट के कलर से ही पहचान जाएं, वहाँ डिफ्रेंशिएट कर लें।
तो जब तक पहचान नहीं हो जाएगी आपको वो कैरेक्टर्स बताते रहना होगा। मैंने अभी आपसे कहा था कि जो है रास्ते में रस्सी या सांप का मुझे कन्फ्यूज़न था, मैंने पत्थर मारा, वो रेंग के चला गया, कन्फर्म हो गया कि सांप है। और अगर मान लीजिए कुछ ना रिएक्शन दे तो तब मैं कुछ कंफर्म नहीं होऊंगा, तब मैं आगे एक फीचर और जोड़ूंगा कि भाई कुछ और स्टडी किया जाए। तो मेरा कहने का मतलब ये है, एक सवाल इसमें और छिपा हुआ है। ये जो 4 ऑप्शंस हमने पूछे हैं कि आपने पहले शर्ट का कलर पूछा था, फिर लास्ट में स्किन का कलर पूछा, क्या आप पहली बार में ये नहीं कर सकते थे कि उससे पूछ लेते कि उसका वो काला है या गोरा है? तो रिश्तेदार आपको जवाब देने के बजाय स्टेशन से लौट जाएगा। तो मुझे लगता है कि आप अपने कैरेक्टर्स की प्रायोरिटीज़ तय कर लीजिए कि पहले क्या कहेंगे, उसके बाद क्या कहेंगे, उसके बाद क्या कहेंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि प्रायोरिटी वाइज बात की जाए। या मैं एक एग्ज़ाम्पल आपको और ले लूँ कि अगर आपको मोबाइल ख़रीदना हो और आप शॉप पे जाएं तो शॉपकीपर सबसे पहले पूछता है कि भाई आपको क्या फ़ीचर्स चाहिए और क्या फ़ीचर्स चाहिए। तो जाहिर सी बात है आप बताओगे कि भाई ऐसा है कि 8 GB उसकी रैम होनी चाहिए 8 GB। इसके अलावा उसका जो है 128 GB जो है उसकी मेमोरी होनी चाहिए। इसके अलावा फिर आप एक बात कहोगे 48 मेगापिक्सल का कैमरा होना चाहिए। इसके अलावा फिर आप कहोगे कि 5000 mAh की बैटरी होनी चाहिए और इस तरह से ये सारी बात कहोगे, तब वो एक पर्टिकुलर ब्रांड आपको बताएगा और तब आप उस फीचर के आधार पे उसको पहचान के ले आएंगे मोबाइल। लेकिन एक बात है, मोबाइल के कैरेक्टर्स अलग हैं और रिलेटिव के कैरेक्टर्स अलग हैं। क्या आपने कभी किसी रिलेटिव को फ़ोन करके पूछा कितनी GB की रैम है, कितने मेगापिक्सल का कैमरा है? नहीं कर सकते। तो हर जगह अलग अलग फीचर्स की ज़रूरत पड़ेगी, ये भी बहुत ध्यान रखने वाली बात है। हर जगह प्रायोरिटी बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि आप पहले क्या पूछें और उसके बाद क्या करें और इस तरह से। तो ये बड़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट था और इस तरह से। चलिए हम अपने उसी पेज पर आते हैं जहां मैं आपसे बात कर रहा था कि लिविंग बीइंग के मुझे फीचर्स बताइए। तो मैंने अकॉर्डिंग टू NCERT ये 6 फीचर्स लिस्ट किया, 1, 2, 3, 4 और 6। एक इम्पॉर्टेंट बात है, क्या ये सारी फीचर्स मैंने रैंडमली लिखा है या इसमें कुछ प्रायोरिटी भी है? प्रायोरिटी भी है, यस प्रायोरिटी भी है और यह है। अगर कभी इसमें से एक ऑप्शन चुनना पड़ा तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, देन रेस्पॉन्सिवनेस, देन मेटाबॉलिज्म, देन रिप्रोडक्शन, देन ग्रोथ, देन इमर्जेंट प्रॉपर्टीज़। अब हमसे यहाँ मैं एक बात एक्सप्लेन करना चाहूँगा। ये बताइए, मेटाबॉलिज्म को आपने ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया, रिप्रोडक्शन को कम दिया। रिप्रोडक्शन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया, ग्रोथ को कम दिया। तो मुझे ये 2 एक्सप्लेनेशन दे दीजिए तो शायद आपको क्लैरिफाइड हो जाए कि भाई क्या कहना चाह रहा हूँ। आप जानते हैं कि मेटाबॉलिज्म सारी लिविंग बीइंग में होता है, लेकिन रिप्रोडक्शन कभी कभी कुछ लिविंग बीइंग्स में नहीं होता है। जैसे हनी बीज में वर्कर हनी बीज हैं, जैसे म्यूल है। हमारी सोसाइटी में बहुत सारे हमारे पड़ोसी और रिलेटिव्स हैं जिनके बच्चे पैदा नहीं हुए, स्टेराइल ह्यूमन बीइंग कहे जाते हैं। तो मैं कहना यही चाहूँगा कि मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन और इस तरह से ये तो मेटाबॉलिज्म को ज़्यादा महत्व दिया इन कंपैरिजन टू किसके? रिप्रोडक्शन के। रिप्रोडक्शन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया, ग्रोथ को कम दिया। उसकी क्या वजह हो सकती है? रिप्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ जिंदा चीज़ों में पाया जाता है, जबकि ग्रोथ लिविंग नॉन लिविंग दोनों में पाया जाता है। तो बताइए, रिप्रोडक्शन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दो लिविंग बीइंग को पहचानने के लिए या ग्रोथ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दो? तो मुझे लगता है रिप्रोडक्शन को ज़्यादा देंगे क्योंकि दैट इज़ फाउंड ओनली एंड ओनली इन लिविंग बीइंग्स, दैट्स वाई। और इस तरह से ये था। चलिए तो एक एक करके कैरेक्टर्स को डिस्कस करते हैं कि क्या होगा। ये 6 कैरेक्टर्स मैंने लिस्ट में लिए हैं। एक है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। हम जानते हैं कि सेल का होना मस्ट,
सेल का होना क्या है, मस्ट है, और बगैर सेल के कुछ भी नहीं किया जा सकता। और ये सेल हम लोगों ने लोअर क्लासेस में पढ़ी थी। जल्दी से मैं कर दूं कि ये सेल जो है एक छोटी सी गेंदनुमा स्ट्रक्चर है जिसकी एक बाउंड्री होती है, उसके अंदर लिक्विड भरा रहता है जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। फिर ये एक बड़ा सा न्यूक्लियस है, फिर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके अलावा इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, राइबोसोम्स हैं, ये गोल्गी बॉडी है, लाइसोसोम्स हैं। देयर आर मेनी फीचर्स प्रेजेंट। दिस इज कॉल्ड एज सिंगल सेल, एक सेल कहते हैं। गेंदनुमा स्ट्रक्चर, चारों तरफ उसके बाउंड्री, अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं और इस तरह से, तो आप इसे एक सेल कहते हैं। किसी भी लिविंग बॉडी में ये मस्ट है कि कम से कम एक सेल हो, एक से ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन बगैर एक सेल के करना। तो आप मुझे एक बात बता देते हैं, ये पेन लिविंग है नॉन लिविंग? आप कहोगे नॉन लिविंग है क्योंकि मुझे इसमें सेल नहीं दिखाई दी। तो ये एक सेल है और इस तरह से होना ज़रूरी है। तो अब मैंने एग्जाम्पल लिखा कि अमीबा में एक सेल होती है, बैक्टीरिया में एक सेल होती है, लेकिन ह्यूमन बॉडी में लगभग कितनी सेल होती हैं? ये एक इन्फॉर्मेशन भी आपके लिए है, सिर्फ एग्जाम्पल नहीं। हमारी बॉडी में कितनी सेल्स होती हैं? 10 to the power 12। 10 to the power 12 को कहते क्या है? ट्रिलियन कहते हैं, ट्रिलियन। या 10 to the power 6 को क्या कहते हैं? मिलियन। तो वी कैन से मिलियंस ऑफ मिलियन सेल्स, या कह सकता हूँ ट्रिलियन सेल्स पाई जाती हैं ह्यूमन बॉडी में। ये मैंने अप्रॉक्सीमेट बताया, किसी में कम ज़्यादा हो सकती हैं कुछ। तो इस तरह से ये है। एक बात और इम्पॉर्टेंट है, अब आप इस बात को बताइए, क्या कोई भी चीज़ जो सेल से कम हो, यानी सेल जिसके पास ना हो, तो क्या वो जिंदा कहा जा सकता है? नहीं कहा जा सकता। तो मैंने एक सेंटेंस लिखा, एनीथिंग लेस देन अ सेल कैन नॉट बी लिविंग, और ये लिविंग नहीं हो सकता। क्यों? बिना सेल के कोई लिविंग बॉडी नहीं हो सकती। देखिए एक बात ध्यान रखें, एनसीईआरटी ने लिखने का अपना अंदाज रखा है कि रेस्पॉन्सिवनेस के बारे में लिखा है, इट इज फाउंड इन ऑल सेल्स। इसका मतलब पहले बात सेल की कर लीजिए, तब रेस्पॉन्सिवनेस की करें। मेटाबॉलिज्म के बारे में लिखा है, इट इज फाउंड इन ऑल सेल्स। इसका मतलब पहले आप सेल की बात कर लीजिए, फिर आप प्रिफर। और जब हम लोग चैप्टर 8 क्लास 11 का पढ़ते हैं तो उसमें भी एक लाइन लिखी हुई है, पहला पैराग्राफ लिखा है कि वो कौन सी चीज़ है, वो कौन सा फैक्ट है लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, नॉन लिविंग में नहीं पाया जाता, जिससे इन दोनों में इतना बड़ा डिफरेंस है। तो वो फैक्ट क्या हो सकता है? दैट इज, आगे आंसर लिखा हुआ है, ऑब्वियस आंसर इज प्रेजेंस ऑफ सेल। इसका मतलब फिर से बताइए, सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर लिविंग ऑर्गेनिजम्स का क्या है? सेल का होना कंपलसरी है। और एक बात, दूसरी एक बात और है, आप वायरस को किस में देखते हैं? ये बताइए, वायरस में सेल नहीं पाई जाती है। मैं यहाँ 2 क्वेश्चन पूछूंगा। मैं किसी भी स्टूडेंट से पूछूं कि वायरस क्या है, तो वो कहता है लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों है। मैं पूछता हूँ वायरस क्या है, तो वो कहता है इन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ओके, ये सारी बात कहता है। ये इस तरह का आंसर डिप्लोमेटिक आंसर होता है। सही आंसर ये होना चाहिए कि ये जो वायरस है स्ट्रिक्टली बताइए ये लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो आप कहोगे नो सेल, तो वो लिविंग नहीं हो सकता। फिर से बताइए एक शब्द। वैसे तो आंसर में आप, जब भी मैं किसी से पूछता हूँ वायरस क्या है, तो कहता है लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों, लेकिन आप मुझे एक आंसर बताइए, लिविंग या नॉन लिविंग, तो देन इट इज नॉन लिविंग। व्हाई? Because the cell is absent. Cell is absent। और एक इम्पॉर्टेंट बात बताएं कि वायरस में सेल नहीं पाई जाती है, इसलिए ये कैसा हो जाएगा? नॉन लिविंग होगा। तो ये एक कंक्लूजन पे हम कहीं पहुंच गए वायरस के बारे में। तो याद रखिएगा, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ लिविंग बींग्स। और इसमें से लेट वी कम ऑन द रेस्पॉन्सिवनेस, ये भी एक कैरेक्टर है और उस पे आते हैं। रेस्पॉन्स करने का मतलब क्या होता है? रेस्पॉन्सिवनेस का मतलब होता है कि किसी भी एक्शन के अगेंस्ट
किसी भी एक्शन के अगेंस्ट रिएक्शन देने को कहते हैं क्या? रेस्पॉन्सिवनेस, रिएक्शन के अगेंस्ट। इसका मैं एग्जाम्पल दूं कि अगर मान लीजिए कोई आपको चिकोटी काट ले तो आप उससे क्या करते हैं? हाथ हटा लेते हैं फ़ौरन। आपका हाथ गर्म पानी पे पड़ जाए तो आप उसे हटा लेते हैं फ़ौरन। गर्म पानी एक तरह का एक्शन था, उसके खिलाफ आपने रिएक्शन किया कि हाथ हटा लिया। इस तरह से कोई आपको एक थप्पड़ मार दे तो हो सकता है कि आप इसे पलट के फ़ौरन दे दें, तो देन दैट इज़ कॉल्ड एज अ रिस्पॉन्स। तो आप ये ध्यान दीजिएगा। और जो एक्शन होता है उसे कहते हैं स्टिमुलस, या एक वर्ड मैंने लिखा है ये क्यूज़ है। क्यूज़ का मतलब होता है चेंजेस। एग्जाम्पल एक और दूँ, अभी मान लीजिए मैं क्लास ले रहा हूँ और लाइट चली जाए तो कुछ बच्चे चिल्लाने लगते हैं, हो लाइट चली गई, तो इसका मतलब कुछ चेंज आसपास हुआ है, तभी तो आपने रिएक्शन दिया। तो इसी को आप कहते हैं रेस्पॉन्सिवनेस एक है। हाँ, ये हो सकता है कि ये कहाँ पाया जाता है? इट इज़ फाउंड इन ऑल सेल्स, दिस इज इम्पॉर्टेंट, ऑल लिविंग सेल्स, चाहे वो प्रोकैरियोट हो चाहे वो यूकैरियोट हो। इस पे एक अच्छा सा सवाल बनेगा कि रेस्पॉन्सिवनेस इज फाउंड इन, पहला लिखा रहेगा ऑल सेल्स, दूसरा लिखा रहेगा प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स बोथ, तीसरा लिखा रहेगा क्या? ऑल ऑर्गेनिज्म, वेदर सिंपल हो या कॉम्प्लेक्स हो। ह्यूमन बीइंग इज ए वेरी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, उसमें भी पाई जाती है। बैक्टीरिया इज ए वेरी सिंपल ऑर्गेनिज्म, उसमें भी पाई जाती है। हाँ, एक बात है, प्लांट में पाई जाती है कि नहीं पाई जाती? यस, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में। हाँ, ये हो सकता है कि मोर और लेस हो। मैं इसका एक एग्जाम्पल दे सकता हूँ कि भाई आप किसी जानवर की पूंछ पकड़ के देखिए, आपको बता देगा कि रेस्पॉन्स क्या होता है। लेकिन आप किसी प्लांट की टहनी तोड़ दीजिए तो हमने आज तक नहीं देखा कि प्लांट आपके ऊपर कूद पड़े। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? कहना यही चाह रहा हूँ कि रेस्पॉन्सिवनेस सब में पाई जाती है, कम ज़्यादा हो सकता है। एक बात इंपॉर्टेंट, सिंपल और कॉम्प्लेक्स होगा, सब में पाई जाती है। यूकैरियोट प्रोकैरियोट हो तब भी। एक क्वेश्चन अगर मैं बना दूं यहाँ पे, कि रेस्पॉन्सिवनेस किस में पाई जाती है, तो बताइए क्या आंसर करेंगे आप? रेस्पॉन्सिवनेस किस में पाई जाती है अगर मैं ये क्वेश्चन बना दूं तो मुझे लगता है आंसर होना चाहिए ऑल ऑफ दिस। ओके, एक इंटरेस्टिंग बात जरा यहाँ पे देख लेते हैं ह्यूमंस के बारे में। ये ह्यूमंस के बारे में एक इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे देख लेते हैं, और वो ये है कि ह्यूमंस में सेल्फ अवेयरनेस भी पाई जाती है। और ह्यूमन में सेल्फ अवेयरनेस यानी देखिए, रेस्पॉन्सिवनेस किसे कहते हैं? हमारे आसपास जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंज होता है उसके अगेंस्ट प्रतिक्रिया देने को रेस्पॉन्सिवनेस कहते हैं। लेकिन ह्यूमन बीइंग एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अपने आसपास के चेंजेस को भी समझता है और इंटरनल भी चेंजेस। ऐसा तो आप लोगों ने बहुत लोगों को कहते सुना होगा कि हमारे अंदर से आवाज़ आ रही है, हमें अंदर से ऐसा फील हो रहा है कि, तो आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि ह्यूमन बीइंग एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें क्या पाया जाता है? सेल्फ अवेयरनेस एंड अवेयरनेस दोनों पाया जाता है। तो एक सवाल यहाँ बताइए कि ये बताइए कॉशियसनेस या रेस्पॉन्सिवनेस किस में पाया जाता है? ऑल ऑफ दीज आंसर। और अगर मैं आपसे पूछूं सेल्फ अवेयरनेस किस में पाया जाता है? ह्यूमन बीइंग ओनली। एक सवाल और पलट के पूछ दो, ह्यूमन बीइंग में क्या पाया जाता है? पहला ऑप्शन रेस्पॉन्सिवनेस, दूसरा जो है सेल्फ अवेयरनेस, तीसरा बोथ। तो आप कहोगे हाँ, बोथ पाया जाता, दोनों। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ह्यूमन बीइंग का एक एडवांस कैरेक्टर बता दीजिए तो शायद आप ये एक इम्पॉर्टेंट बात कह सकते हैं कि सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म में अवेयरनेस होती है, ह्यूमन बीइंग में अवेयरनेस के साथ साथ सेल्फ अवेयरनेस होती है। अच्छा, मैं यहाँ एक बात इम्पॉर्टेंट मेंशन कर दूं कि यूपी बोर्ड की किताब में रेस्पॉन्सिवनेस का पर्यायवाची शब्द लिखा हुआ है इरिटेबिलिटी, एनसीईआरटी में इसका पर्यायवाची शब्द लिखा हुआ है कॉशियसनेस, और मुझे लगता है बाकी जो जनरल बुक्स आती हैं उसमें रेस्पॉन्सिवनेस लिखा। तो तीनों शब्द एक ही हैं, रेस्पॉन्सिवनेस, कॉशियसनेस, इरिटेबिलिटी, और ये था। तो मैंने आपको ये थोड़ा से डिस्कशन किया कि रेस्पॉन्सिवनेस और ये इम्पॉर्टेंट है कि लिविंग बीइंग्स के ऑर्गेनिज्म।
ये मेटाबॉलिज्म पर है। ये एक पॉइंट आउट इसका, व्हाट इज मेटाबॉलिज्म। हम जानते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हज़ारों रिएक्शंस चलती रहती हैं। डाइजेशन चल रहा है, फोटोसिंथेसिस चल रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस चल रहा है, ग्लूकोज को इकट्ठा करके ग्लाइकोजन बनाया जा रहा है, ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज बनाया जा रहा है, इंसुलिन ग्लूकोज को ख़त्म कर रहा है। तो ये सारी रिएक्शंस चलती रहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कभी बाइकार्बोनेट बनाता है, कभी कार्बोनेट बनाता है, कभी ऑक्सीजन के साथ ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, कभी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे कंपोनेंट्स के साथ। दीज ऑल थिंग्स आर कॉल्ड एज केमिकल रिएक्शंस। अब मैं यहाँ 2-3 बातें, इन्हीं केमिकल रिएक्शंस को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और ये 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ कहना चाहूँगा कि ऑल रिएक्शंस आर ऑर्गेनिक एंड रिवर्सिबल। सारी रिएक्शंस ऑर्गेनिक होती हैं और रिवर्सिबल होती हैं। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। हमारी बॉडी की लिविंग सिस्टम की जितनी भी रिएक्शंस हैं वो ऑर्गेनिक हैं, लेकिन एक बात इम्पॉर्टेंट है, रिवर्सिबल ज़रूर हैं, लेकिन आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो कि रिवर्सिबल रिएक्शंस इक्विलिब्रियम में आ जाती हैं। हमारी बॉडी के लिविंग सिस्टम की रिएक्शन सारी ऑर्गेनिक है, सारी रिवर्सिबल है, लेकिन कभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं आती। अगर इक्विलिब्रियम में आ गई तो क्या होगा? डेथ हो जाएगी। अगर इक्विलिब्रियम में आ गई तो क्या होगा? इट विल बी डेड, ऑर्गेनिज्म डेड हो जाएगा। और इस तरह से मैं यहाँ थोड़ा से मेंशन करना चाहूँगा, थोड़ा से यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा कि जो बात मैंने कही वो आपको समझ में आई या नहीं आई। दिस इज़ इम्पोर्टेंट। और ये हम कहना क्या चाह रहे हैं, ये एक रिएक्शन है एक रिएक्शन है कैल्शियम कार्बोनेट कन्वर्टेड इनटू कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये इनऑर्गेनिक रिएक्शन है। एक रिएक्शन है C6H12O6 is converted into 2 molecule of lactic acid। ये ऑर्गेनिक रिएक्शन है। ऑर्गेनिक ये हमारी बॉडी में नहीं पाई जाती, ये रिएक्शन हमारी बॉडी में पाई जाती है। सारी के सारी ऑर्गेनिक रिएक्शंस होती हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात और, आपने कहा कि ये रिएक्टेंट है कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। एक दूसरी रिएक्शन, ये रिएक्टेंट है कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट इज ब्रोकन इनटू रिएक्टेंट। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड इरिवर्सिबल, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रिवर्सिबल। और हमने पढ़ा था जब दोनों रिएक्शंस का रेट सेम हो जाएगा तो देन इट विल बी इक्विलिब्रियम। कभी इक्विलिब्रियम में नहीं आती। रीज़न बता देते हैं क्योंकि हाँ आपने केमिकल काइनेटिक्स के नियमों में पढ़ा था, केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा था क्या कि ये जो है एक इम्पॉर्टेंट, ये जो प्रोडक्ट है अगर ये कोई यूज़ करता रहे, अगर ये यूज़ होता रहे तो देन ये जो है रिएक्शन हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ती रहेगी, कभी बैकवर्ड नहीं होगी, इक्विलिब्रियम में नहीं आए। और अगर इक्विलिब्रियम में आ गई इसका मतलब क्या होगा, जितना रिएक्टेंट आपने खर्च किया उतना जितना प्रोडक्ट बना वो टूट गया इसमें। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब ये वाला प्रोडक्ट अगली किसी रिएक्शन में नहीं, और हमारी बॉडी की बहुत सारी रिएक्शन से स्टॉप हो गई। जब आप ये वाला प्रोडक्ट यूज़ ही नहीं कर रहे हो तो ये रिएक्शन नहीं चल रही, इसके बाद वाली रिएक्शन भी नहीं चल रही होगी, इसके बाद वाली रिएक्शन भी नहीं चल रही होगी। एम आई राइट? तो इसका मतलब ये होता है कि मेटाबॉलिज्म विल बी स्टॉप और तब डेथ हो जाएगी। तो याद रखिएगा कि अगर कोई भी रिएक्शन हमारी इक्विलिब्रियम में आ गई तो ये जो है डेथ हो जाएगी बॉडी के। दूसरा सवाल ये है कि अगर इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल है तो इक्विलिब्रियम में क्यों नहीं आ रही है? तो वो इसलिए कि प्रोडक्ट इज कॉन्टीन्यूसली यूज्ड इन नेक्स्ट रिएक्शन। और अगर इक्विलिब्रियम में आ जाएगी तो इसका मतलब ये होता है कि the product is not used in next reaction and the next reaction also will not happen, then the death will take place। तो डेथ हो जाएगी। और इस तरह से तो हमारी बॉडी की हर रिएक्शन कैसी होती है फिर से बता देते हैं। ईच एंड एवरी रिएक्शन इज, और हर रिएक्शन कैसी होती है? रिवर्सिबल रिएक्शन होती है।
एक बात, ऑर्गेनिक रिएक्शन होती है, कभी इक्विलिब्रियम में नहीं आएंगे। थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं हम बात को अपनी, और ये मेटाबॉलिज्म पे ही डिस्कशन कर रहे हैं। एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस आर ईच एंड एवरी रिएक्शन इज परफॉर्म बाय स्पेसिफिक एंजाइम। कहने का मतलब हर रिएक्शन एंजाइम से होगा और हर रिएक्शन के लिए खास एंजाइम होगा। आप जानते हैं सुक्रोज का डाइजेशन करना हो सुक्रेज चाहिए, फोटोसिंथेसिस करना हो रुबिस्को चाहिए, रेस्पिरेशन करना हो हेक्सोकाइनेज एंजाइम चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि अलग अलग कामों के लिए अलग अलग एंजाइम्स चाहिए और इस तरह से अलग अलग रिएक्शंस के लिए। दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें मैंने लिखी हैं। विदाउट एंजाइम नो रिएक्शन इज पॉसिबल। बिना एंजाइम के कोई रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। आप कहोगे क्यों? बहुत सारी रिएक्शंस बिना एंजाइम के, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं एंजाइम का नाम नहीं आया था और वो करते रहते हैं। मैं इसका इम्पोर्टेंस आपको बताता हूँ कि क्या कहना चाह रहा हूँ, और कहना क्या चाह रहा हूँ कि मान लीजिए हम एक वक्त का खाना खाते हैं, एक वक्त के डाइट लेते हैं, एक वक्त का खाना खाते हैं, तो एंजाइम की मदद से उसको डाइजेस्ट करते हैं और एंजाइम की मदद से जब हम डाइजेस्ट करते हैं 2 to 5 आवर्स में हमें दोबारा भूख लग जाती है। 2 to 5 आवर्स में हमें भूख लग जाती है। लेकिन अगर यही एंजाइम ना होता, अगर एंजाइम ना होता तो क्या होगा बोलिए? तो देन देयर विल बी, और ये 2 years लग जाएंगे इसको डाइजेस्ट करने में। आपको लगता है कि एक टाइम का खाना खा के 2 साल तक जिंदा रहा जा सकता है? अगर एंजाइम नहीं होंगे तो ये रिएक्शन लगभग नेग्लिजिबल हो जाएगी, और अगर ये रिएक्शन नेग्लिजिबल हो जाएगी तो फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं करेगा। क्या मैं एक सेंटेंस ये कंक्लूड कर लूँ कि नो मेटाबॉलिज्म नो वन कैन बी अलाइव, कोई भी जिंदा नहीं रह सकता है। तो चलिए हम अपने उसी पेज पर आते हैं और बात कर रहे थे कि यह है नो वन कैन बी। आपने कहा अगर एंजाइम नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं होगी, रिएक्शन नहीं होगी तो फिर कोई ज़िंदा नहीं रह सकता। मैं इसका एक बड़ा कॉमन सा एग्जाम्पल आपको दूं। आप जानते हैं कि मरकरी आपने पढ़ा, मरकरी एंजाइम्स को प्रेसिपिटेट कर देता है या डिस्ट्रॉय कर देता है। तो आजकल अगर कोई मरकरी पी ले तो हमारे सारे इंटेस्टाइन के एंजाइम्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और फिर क्या होगा? डेथ हो जाएगी क्योंकि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ विल बी स्टॉप्ड। और इस तरह से या जो है इस तरह से ये था, एंजाइम कैन वर्क outside cell as well as inside cell, so these reactions are possible in a cell free medium। ये बात बड़ी इम्पोर्टेंट है और यह है मैंने यहाँ आके लिखा है, जरा ये देखते क्या लिखा टेस्ट ट्यूब में। मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमारी बॉडी के अंदर रिएक्शंस हो रही हैं, कौन करा रहा है? एंजाइम। और इस टेस्ट ट्यूब में बिना किसी लिविंग पार्ट के भी मैं एंजाइम की मदद से रिएक्शन करा सकता हूँ। इसका मतलब क्या निकाला जाए कि एंजाइम सेल के अंदर भी काम कर सकते हैं, सेल के बाहर काम कर सकते हैं, बिना सेल के काम कर सकते हैं। तो हम चाहें तो किसी बर्तन में, किसी टेस्ट ट्यूब में, किसी बीकर में ये रिएक्शन करा सकते हैं। इसीलिए मैंने वर्ड लिखा है कि सेल फ्री मीडियम में भी रिएक्शन कराया जा सकता है। एक पॉइंट तो ये क्लियर हो गया। दूसरे पॉइंट पर आइए, एक और बात इंपॉर्टेंट है। जब आप इस टेस्ट ट्यूब में एक गिलास में मान लीजिए रिएक्शन, अच्छा मैं एक एग्जाम्पल आपको बीच में दे दूं। जब मक्खियां हमारे खाने पे बैठती हैं तो क्या होता है कि मक्खियां जब हमारे खाने पे बैठती हैं तो पहले वो स्पिट करती हैं, उस पर थूक देती हैं, कुछ एंजाइम्स निकलते हैं, वो डाइजेस्ट हो जाता है खाना। डाइजेस्ट होने के बाद उसको वापस सक कर लेते हैं। इसका मतलब ये बताइए डाइजेशन कैसी प्रक्रिया है? एंजाइमेटिक रिएक्शन है। डाइजेशन कैसी प्रोसेस है? मेटाबॉलिक रिएक्शन है। ये बताइए मक्खियों ने जो डाइजेशन किया वो अपनी बॉडी के बाहर या अपनी बॉडी में किया? अपनी बॉडी के बाहर किया। सेल की मदद से किया, बिना सेल की मदद से किया? बिना सेल की मदद से किया। क्या ये सेंटेंस सही है? एंजाइम कैन वर्क आउटसाइड सेल एज वेल एज इनसाइड सेल, सो दीज रिएक्शंस आर पॉसिबल इन ए सेल फ्री मीडियम।
या टेस्ट ट्यूब में कराया जा सकता है? अगर ये रिएक्शन टेस्ट ट्यूब में कराई जा सकती है तो दो बातें हैं, उस टेस्ट ट्यूब को लीविंग कहेंगे कि नहीं कहेंगे, एक बात। दूसरी बात यह है उस टेस्ट ट्यूब में जो रिएक्शन हो रही है उसे लीविंग कहेंगे कि नहीं कहेंगे। देखिए पहले सेकंड वाला सेंटेंस पढ़िए, ए रिएक्शन इन टेस्ट ट्यूब इज श्योरली लीविंग रिएक्शन। टेस्ट ट्यूब के अंदर जो रिएक्शन है उसे श्योरली हम क्या कहेंगे, एक लीविंग रिएक्शन कहेंगे। और एक बात इंपॉर्टेंट, लेकिन उस टेस्ट ट्यूब को क्या कहेंगे, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है टेस्ट ट्यूब के बारे में। कभी कभी ऐसा होता है हम लोगों से कुछ सवाल पूछे जाते हैं, कोई बात हमें मन में रहता है, हमें मना कर दिया जाता है, चुप रहिए चुप रहिए, राइट ना। हमसे कभी कहा जाता है कि ना सही बात बताओगे ना गलत बात बताओगे, चुप रहोगे। यहाँ देखिए ध्यान से, ये मैंने क्या लिख दिया, यहाँ जरा ध्यान से देखिए कि क्या लिख दिया। कह रहा हूँ कि टेस्ट ट्यूब के अंदर जब रिएक्शन हो रही है तो उस रिएक्शन को लीविंग कहिएगा, लेकिन उस टेस्ट ट्यूब को ना लीविंग कहिए ना नॉन लीविंग कहिए। इसी को कहते हैं चुप रहना। और इस तरह से कह रहे हैं ना लीविंग कहिए ना नॉन लीविंग कहिए। फिर भी अगर मैं आपसे कहूँ मुझे बताइए ये लीविंग है कि नॉन लीविंग, तो आप कहोगे नॉन लीविंग है, क्यों? क्योंकि इसमें सेल नहीं है। लीविंग होने की पहली शर्त क्या थी? सेल का होना। दिस इज इम्पॉर्टेंट और ये था। तो फिर से मुझे एक बात जल्दी से कंक्लूड करने दीजिए, एक टेस्ट ट्यूब में एंजाइमेटिक रिएक्शंस बिना सेल के पॉसिबल हैं या नहीं? यस पॉसिबल है। दूसरा, इस टेस्ट ट्यूब में जो रिएक्शन हो रही है उसे लीविंग कहें कि नॉन लीविंग? लीविंग कहें। इस टेस्ट ट्यूब को क्या कहें? नाइदर लीविंग नॉर नॉन लीविंग। ओके, तो इस तरह से बात को आगे बढ़ाया मैंने और ये था एक। अब मैं थोड़ा से मैंने शुरू में आपको याद दिला दें कि मैंने आपको कुल 6 प्रॉपर्टीज़ लिखाई थी और 6 प्रॉपर्टीज़ में से अब तक मैंने डिस्कशन कर लिया सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का, रेस्पॉन्सिवनेस का और क्या कहते हैं मेटाबॉलिज्म का। अब मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ा कुछ कंक्लूज़न निकालिए और ये है कंक्लूज़न निकालिए। और क्या कंक्लूज़न निकालना है कि ये बताइए मुझे 2 सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स बताइए किसी जिंदा चीज़ को पहचानने के लिए। जिंदा चीज़ को पहचानने के लिए तो द 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स टू आइडेंटिफाई ए लिविंग ऑब्जेक्ट आर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड रेस्पॉन्सिवनेस। ये सेंटेंस अभी आप एज इट इज़ याद कर लें, हम उसके बाद थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी देंगे। दूसरी बात है, जिंदा रहने के लिए 2 सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स क्या हैं? सेल एंड मेटाबॉलिज्म। मैं इसका एक कॉमन सा एग्जाम्पल दूं। मान लीजिए कोई एक बॉडी सड़क के किनारे पड़ी हो, कोई एक व्यक्ति सड़क के किनारे पड़ा हो, तो सबसे पहला सवाल मेरे मन में आता है कि ये जिंदा है या नहीं? जिंदा है या नहीं? बताइए आप क्या करोगे? सबसे पहले आप उसको हिलाएंगे, डुलाएंगे, बुलाएंगे और जो है अगर मान लीजिए आपने उसे बुलाया और उसने जवाब दे दिया, आपने उसे कुछ हिलाया डुलाया और रिएक्शंस हो गई, रेस्पॉन्स कर दिया, तो इसका मतलब जिंदा है। तो किसी जिंदा चीज़ को पहचानने के लिए मैं सांसें चेक करूं उसकी कि सबसे पहले रेस्पॉन्स चेक करें? तो सबसे पहले रेस्पॉन्स, वो सांप वाले केस में भी मैंने यही किया था, पत्थर मारा था, रेंगते हुए चला गया था, कंफर्म हो गए कि जिंदा। और इस तरह से ये, तो मेरा कहने का मतलब अगर जिंदा चीज को पहचानना हो तो 2 सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स, एक है सेल और दूसरा है रेस्पॉन्सिवनेस। और जिंदा रहना हो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं हम लोगों के घरों में बहुत सारे बूढ़े बुजुर्ग मरीज होते हैं, लोग अक्सर ये कहते रहते हैं भैया बेड पे पड़े रहें, हिले डुलें ना, लेकिन सांसें आती जाती रहें। सांस आने जाने का क्या मतलब? मेटाबॉलिज्म। सांस आने जाने का क्या मतलब? मेटाबॉलिज्म। और ये है, बताइए जिंदा रहने के लिए क्या 2 चीज़ें चाहिए? एक तो सेल चाहिए और दूसरा क्या? मेटाबॉलिज्म। मैं आपसे कह रहा था कि एक कोई बॉडी सड़क के किनारे है, मैं कंफर्म होना चाहता हूँ कि ये जिंदा है या नहीं। अब सबसे पहले मैं उसका रेस्पॉन्स जानना चाहूँगा। अगर उसने हाथ हिला दिया, आवाज़ दिया, कोई जवाब दे दिया, तो
तो इसका मतलब वो जिंदा है, हमारी पहचान पूरी हो गई। अगर उसने रिस्पॉन्स नहीं किया तब हम उसका मेटाबॉलिज्म चेक करेंगे, सांसें चेक करेंगे, सर्कुलेशन चेक करेंगे और तब कंफर्म करेंगे कि ये जिंदा है या नहीं। अगर मान लीजिए वो रिएक्शन नहीं दे रहा है, ध्यान से सुनिए, रिएक्शन नहीं दे रहा है और रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है लेकिन सांसें आ जा रही हैं, बताइए वो जिंदा है या नहीं। तो अब मेरा फिर से सवाल का जवाब दीजिए। किसी जिंदा चीज को पहचानने के लिए दो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स, दैट इज सेल एंड रेस्पॉन्सिवनेस। जो है किसी चीज को जिंदा रहने के लिए दो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, सेल एंड मेटाबॉलिज्म, सेल एंड मेटाबॉलिज्म। तो ये एक बात है। इसी जनरल नॉलेज के तौर पे एक पॉइंट और डिस्कशन मुझे करना है और वो ये है, दो शब्द हैं मेरे पास। एक शब्द है दैट इज कॉल्ड एज ऑल एक्सक्लूसिव और एक वर्ड है दैट इज कॉल्ड ऑल इंक्लूसिव। ये डिफाइन करिए। मैं बहुत सिंपल शब्दों में कह रहा हूं। ऑल एक्सक्लूसिव का मतलब ओनली देयर, सिर्फ वहां पे पाया जाए तो उसे ऑल एक्सक्लूसिव कहते हैं। और ऑल इंक्लूसिव मीन्स होता है कि ऑल मेंबर्स। मैं इसका दो एग्जाम्पल दे के बात करता हूँ। जैसे मैं आपसे कह दूँ कि मेरे मोहल्ले में सिर्फ और सिर्फ मेरे घर में पढ़े लिखे लोग हैं, इसका मतलब मैंने क्या वर्ड यूज़ किया, एक्सक्लूसिव बात है ये। या कभी कभी मिठाई की दुकानों पे लिखा रहता है शुद्ध देसी घी की मिठाई यही मिलती है। व्हाट डू यू मीन? इसका मतलब वो कहना चाह रहे हैं ये देसी घी की मिठाई का एक्सक्लूसिव स्टोर है, एक्सक्लूसिव स्टोर है। तो एक बात बताइए, अब एग्जाम्पल बताइए, अपने टॉपिक पर आइए। ये बताइए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेल किसमें पाया जाता? ओनली इन लिविंग बींग्स, डेड ओनली इन नॉन लिविंग्स में तो पाया नहीं जाता। इसका क्या मतलब निकालो? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल एक्सक्लूसिव फॉर द लिविंग बींग। एक बात बताइए, रेस्पॉन्स कौन करता है, लिविंग या नॉन लिविंग? लिविंग करते हैं, सिर्फ और सिर्फ लिविंग करते हैं, इसका मतलब रेस्पॉन्सिवनेस। ये बताइए रिप्रोडक्शन कौन करता है? सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स करते हैं, इसका मतलब रिप्रोडक्शन इज जो है कैसी प्रॉपर्टी हो गई, ऑल एक्सक्लूसिव। तो बताइए वो जो 6 आपने कैरेक्टर्स लिखे थे उसमें से ऑल एक्सक्लूसिव ओनली एंड ओनली लिविंग बींग्स में पाए जाने वाले कैरेक्टर्स बताइए। तो देन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, रेस्पॉन्सिवनेस और क्या, रिप्रोडक्शन। दूसरा सवाल एक और है, जब मैंने आपसे कहा था मेरे मोहल्ले में सिर्फ मेरे घर में पढ़े लिखे लोग हैं, फौरन मुझसे एक सवाल और पूछा गया, क्या सारे लोग पढ़े लिखे हैं? अगर सारे लोग पढ़े लिखे होंगे तो क्या वर्ड यूज किया जाएगा, ऑल इंक्लूसिव। और अगर मान लीजिए एक दो ना पढ़े लिखे हों तो कहा जाएगा नॉट ऑल इंक्लूसिव। मिठाई की दुकान पे जाइए, आप पूछोगे क्या आपकी सारी मिठाइयाँ देसी घी की हैं या कुछ कड़वा तेल और रिफाइंड की भी बनी हैं, तो आप क्या कह दोगे? तब आप कह दोगे कि ऑल इंक्लूसिव। अगर मान लीजिए वो कह दें कि सारी मिठाइयाँ देसी घी की हैं तो इंक्लूसिव, और अगर कुछ नहीं है तो नॉट इंक्लूसिव। मैं रिप्रोडक्शन को लेके आपसे एक लाइन कहना चाहूँगा। बताइए रिप्रोडक्शन कौन करता? ओनली लिविंग बींग्स, इसका मतलब ऑल एक्सक्लूसिव है। दूसरा सवाल बताइए, रिप्रोडक्शन क्या सारे लिविंग बींग करते हैं? अभी बात हुई थी हनी बीज नहीं करते, अभी बात हुई थी म्यूल नहीं करते, अभी बात हुई थी कुछ ह्यूमन बींग नहीं करते। जरा सेंटेंस पूरा बताइए। रिप्रोडक्शन इज फाउंड ओनली इन लिविंग बींग्स बट नॉट इन ऑल लिविंग बींग। दूसरा सवाल बताइए, रिप्रोडक्शन इज ऑल एक्सक्लूसिव बट नॉट ऑल इंक्लूसिव। ओके, ऑल रिप्रोडक्शन इज ऑल एक्सक्लूसिव बट नॉट ऑल इंक्लूसिव। और इस तरह से आप मुझे एक बात बताइए, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताइए, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताइए। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज फाउंड इन लिविंग बींग एंड ऑल लिविंग बींग। इट इज ऑल एक्सक्लूसिव एंड ऑल इंक्लूसिव बोथ। जरा मुझे रेस्पॉन्सिवनेस के बारे में बताइए। तो आप कहोगे रेस्पॉन्सिवनेस सिर्फ लिविंग बीइंग में, यानी ऑल एक्सक्लूसिव सारे लिविंग बीइंग में, इसका मतलब ऑल इंक्लूसिव बोथ। बताइए कौन कौन सी प्रॉपर्टीज ऑल इंक्लूसिव एंड ऑल एक्सक्लूसिव दोनों हैं? तो दैट इज ए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड रेस्पॉन्सिवनेस। एक वर्ड और है दैट इज कॉल्ड डिफाइनिंग फीचर।
ये शब्द पहले चैप्टर में एनसीईआरटी ने कई बार यूज किया है। डिफाइनिंग फीचर का मतलब होता है जिस एक बात से आप श्योर हो जाएं, आइडेंटिफाई कर लें, दैट इज कॉल्ड डिफाइनिंग फीचर। उसे डिफाइनिंग फीचर कहते हैं। और इस तरह से तो डिफाइनिंग फीचर का मतलब, डिफाइनिंग फीचर मैं किसे कहता हूं वो आप है। डिफाइनिंग फीचर मस्ट बी ऑल एक्सक्लूसिव एंड ऑल इंक्लूसिव बोथ। तो इसमें तो दो ही आते हैं, फिट होते हैं। कौन कौन? एक है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, एक रिस्पॉन्सिवनेस। थोड़ी देर पहले आपसे चर्चा की थी। एक है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और एक क्या? रेस्पॉन्सिवनेस है। सवाल ये होता है कि मेटाबॉलिज्म को भी मैंने डिफाइनिंग फीचर माना है, तो कैसे माना है मेटाबॉलिज्म को डिफाइनिंग फीचर? क्योंकि मेटाबॉलिज्म तो टेस्ट ट्यूब में भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस आर पॉसिबल, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग, और दैट्स व्हाई वी आर कंफ्यूज दैट कि जो है हमें इसे कहना चाहिए कि नहीं। मेटाबॉलिज्म को डिफाइनिंग फीचर कहने के पीछे रीजन ना तो ऑल एक्सक्लूसिव है ना तो ऑल इंक्लूसिव है, डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है? क्या डिफरेंट है? डिफरेंट ये है कि नो वन कैन बी अलाइव विदाउट मेटाबॉलिज्म, विदाउट मेटाबॉलिज्म। दिस इज इंपॉर्टेंट। इसलिए हमने मेटाबॉलिज्म को डिफाइनिंग फीचर माना है। फिर से बताइए, जो 6 कैरेक्टर्स आपने लिखे थे, हाउ मेनी आर डिफाइनिंग फीचर्स? 3। कौन कौन से? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, रेस्पॉन्सिवनेस, मेटाबॉलिज्म। दूसरा सवाल बताइए, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्यों डिफाइनिंग फीचर है? इट इज ऑल एक्सक्लूसिव एंड ऑल इंक्लूसिव। ये बताइए कि कॉशियसनेस या रेस्पॉन्सिवनेस क्यों है? इट इज ऑल एक्सक्लूसिव, ऑल इंक्लूसिव। ये बताइए मेटाबॉलिज्म क्यों है? बिकॉज नो वन कैन बी अलाइव विदाउट मेटाबॉलिज्म। तो ये सारी बात कहनी थी मुझे, ये जरा कंफ्यूजन है और ये है। एक बात बताइए, रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग फीचर है कि नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है भाई रिप्रोडक्शन? क्योंकि सम ऑर्गेनिजम्स में ये रिप्रोडक्शन नहीं होता। ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर है कि नहीं? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ग्रोथ नॉन लिविंग में भी हो जाता है। तो ये सारे रीजंस बताते हुए बात को आगे बढ़ानी है। चलिए तो एक टॉपिक और शुरू करते हैं, एंड दैट इज ग्रोथ। तो कहा कि परमानेंट इंक्रीज, और परमानेंट मींस नॉन रिवर्सिबल इंक्रीज इन एनी पैरामीटर। पैरामीटर का मतलब प्रॉपर्टी होता है। कह रहे हैं कुछ भी परमानेंटली बढ़ जाए, जिसे वापस ना किया जा सके, उसे ग्रोथ कहते हैं। जैसे हम बच्चे थे, बड़े हो गए, ये ग्रोथ है। क्या हम वापस बच्चे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। ये ग्रोथ है, ये इरिवर्सिबल है, परमानेंट है। जैसे हम लोग कोचिंग में पढ़ते हैं, क्लास जाते हैं, पढ़ के आते हैं, तो कुछ दिन बाद पेरेंट्स पूछा करते हैं कि भाई ये बताओ कि कुछ ग्रोथ हुई कि नहीं हुई, ग्रोथ हुई कि नहीं हुई? क्या आप बताते हैं? आप बताते हैं नहीं, जो पढ़ते हैं अगले दिन भूल जाते हैं, इसका मतलब कोई ग्रोथ नहीं हुई, कोई ग्रोथ नहीं। हाँ, जब आपने पढ़ा है, सब याद है, तो देन परमानेंट हो गया, इसी को आप ग्रोथ कहते हैं। इसीलिए आपका साल भर बाद एग्ज़ाम लिया जाता है। अगर आपको सब याद है तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है कि आप क्लास 10th पास कर गए, क्लास 11th पास कर गए। इसका मतलब आपकी परमानेंट इतनी ग्रोथ हो गई, ग्रोथ हो गई। तो परमानेंट ग्रोथ हो जाए किसी भी चीज़ में, क्या क्या हो सकता है आप देखते हैं यहाँ। अगर मैं लीफ की बात करूं तो लीफ के बारे में हमेशा सरफेस एरिया, इसी को पैरामीटर कह रहा था मैं। लीफ की ग्रोथ किसमें नापी जाती? परमानेंट इंक्रीज इन सरफेस एरिया इज कॉल्ड ग्रोथ। एक बात बताइए, आप ये बताइए, वाटरमेलन की सेल का हमेशा हम उसका वॉल्यूम नापते हैं कि कितना गुना बढ़ गया, और अगर पॉलन ट्यूब की ग्रोथ नापनी हो तो उसकी लंबाई नापते हैं कि कितना लंबा हो गया, और इस तरह से। तो हर जगह ग्रोथ का जो पैरामीटर है, और इस तरह से। जैसे मान लीजिए आप गांव से किसी शहर में आए कोचिंग करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, और पेरेंट्स ने पूछा कुछ ग्रोथ हुई कि नहीं हुई, तो आप क्या बताएंगे? आप 2 बातें बता सकते हैं। नहीं, पढ़ाई लिखाई तो कुछ नहीं हुई, लेकिन शहर के बारे में सब जान लिया हमने। कहाँ रेस्टोरेंट है, कहाँ मोनूमेंट है, कहाँ घूमने की जगह है, कहाँ सिनेमा हॉल है। ग्रोथ तो ये भी कही जाएगी, लेकिन शायद ये पैरामीटर पेरेंट को ना पसंद आवे। कोई दूसरा स्टूडेंट बताएगा नहीं बहुत नॉलेज बढ़ गया, आप तो बायोलॉजी के टीचर बन गए हम। तो अगर इस तरह की कोई बात करता है तो ये दूसरे पैरामीटर पे बात कर रहा। लेकिन हर हाल में
ग्रोथ तो हुई है, वो पैरामीटर नापने का अलग अलग हो सकता है और अलग अलग हो सकता है। और इस तरह से आप लोगों के साथ, बच्चों के साथ घर में ये पॉइंट बड़ा गुजरता है कि रिश्तेदार आते हैं, कहते हैं बहुत बड़े हो गए हो, तब इसका मतलब वो लंबाई की बात कर रहे थे, तब माता जी फ़ौरन बोल पड़ती हैं बड़ा हो गया लेकिन अकल नहीं आई। इसका मतलब उनको पैरामीटर जो चाहिए वो इंटेलिजेंस का चाहिए माता जी को। रिश्तेदार जिस पैरामीटर पे नाप रहे थे आपको वो लेंथ थी। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग पैरामीटर। फिर से ये सवाल एग्जैक्टली आपसे पूछा जाएगा, ये बताइए लीफ की ग्रोथ कैसे नापते हैं सरफेस एरिया में, वाटरमेलन सेल की ग्रोथ कैसे नापते हैं वह जो है वॉल्यूम में, ये पॉलन ट्यूब की ग्रोथ किस में नापी जाती है, लेंथ में। ये बताइए क्रॉप प्लांट्स, खेती करते समय प्लांट्स की ग्रोथ कैसे नापी जाती है कि कितनी पैदावार होगी, कितना वेट होगा। एक बात और इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे कि हम थोड़ा से और आगे पेज को बढ़ाते हैं, और ये 5वें नंबर पे मैंने लिखा नंबर ऑफ सेल्स, और 6वें नंबर पे लिखा है कि इंक्रीज इन वेट। मुझे लगता है कि अब मैंने कंक्लूड किया, मैंने आपको 6 पॉइंट्स लिखाए ग्रोथ के, लेकिन मेनली ग्रोथ 2 ही पॉइंट्स पे मानी जाती है, 2 ही पॉइंट्स पे ज़्यादा कॉमन है। These are most common features of growth called twin characteristic। 2 बार नीट में पूछा गया what are the twin characteristics of growth। एक है इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, एक है इंक्रीज इन वेट। 2 कैरेक्टर्स मेन हैं। और इस तरह से जल्दी जल्दी इंफॉर्मेशन आपको डिलीवर कर दो। इंक्रीज इन वेट इन लिविंग ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम इनसाइड एंड इन नॉन लिविंग फ्रॉम आउटसाइड। तो याद रखिएगा ग्रोथ जब भी होगी लिविंग बीइंग में, लिविंग नॉन लिविंग दोनों में होती है। लेकिन अगर वेट की बात करें तो जैसे ये दीवारें हैं, इस पे पेंट लगाते जा रहे हैं और इसकी वेट बढ़ता जा रहा, ये भी ग्रोथ है। और हमारी बॉडी का भी वेट बढ़ता जा रहा, अभी इस लॉकडाउन में तो बहुत बढ़ गया। तो मेरा कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब ये कि हमारा जो वेट बढ़ा वो इनसाइड से बढ़ा, और ये जो वेट दीवारों का बढ़ रहा है वो आउटसाइड से बढ़ रहा। याद रखिएगा ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स विल ऑलवेज बी बाय इंटरनल फैक्टर्स एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में ये दीवारें कभी अंदर से नहीं जो है ग्रो करती हैं। मैं इसका एक एग्जाम्पल दूँ, विंटर सीजन में जब हम लोग जैकेट पहने रहते हैं तो लोग कह देते हैं बड़े मोटे हो गए, तो हम उन्हें बताते नहीं ये जैकेट है। क्यों? बाहर से जैकेट चिपका के हम मोटे नहीं हो सकते। इसका मतलब होता है कि ग्रोथ जब भी होगी तो इंटरनल फैक्टर से होगी, दैट इज ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड। डेड ऑब्जेक्ट्स डू नॉट ग्रो एनीवे, डेड ऑब्जेक्ट्स कभी ग्रो नहीं करते हैं, ये बात याद रखनी होगी। और इस तरह से एक बात और इम्पॉर्टेंट है कि सिंस लिविंग एंड नॉन लिविंग बोथ ग्रो बाय वेट, सो ग्रोथ इज नॉट ऑल एक्सक्लूसिव एंड नॉट डिफाइनिंग फीचर। ये बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कही थी कि डिफाइनिंग फीचर ग्रोथ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये लिविंग नॉन लिविंग दोनों में होता है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये ऑल एक्सक्लूसिव नहीं है। ऑल एक्सक्लूसिव फिर बता देते, सिर्फ लिविंग में होता तो ऑल एक्सक्लूसिव, लिविंग नॉन लिविंग दोनों में हो रहा तो देन इट इज नॉट ऑल एक्सक्लूसिव। और एक बात तो से ग्रोथ इन इंक्रीज ऑफ सेल्स इन नंबर बाय सेल डिवीजन, माइटोसिस से होता है। जब भी अगर ग्रोथ होगा नंबर में सेल का तो सेल डिवीजन होगा, उस सेल डिवीजन का क्या नाम है? माइटोसिस। नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती जाएंगे और इस तरह से। लेकिन इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं कि सेल डिवीजन से 2 नई सेल्स बनती हैं। सेल डिवीजन से 2 नई सेल्स बनती हैं, 2 नई सेल्स। सेल डिवीजन का पर्पस क्या होता है? सेल नई सेल बनने से फायदा क्या? एक है सेल रिपेयरिंग, एक है सेल रिप्लेसमेंट, एक है टिश्यू रिपेयरिंग, एक है ऑर्गन रिप्लेसमेंट और ऑर्गन रिप्लेस। ये चारों पॉइंट्स अगर हमें याद हैं तो मैं आपको एक बात बता सकता हूँ, और एक रफ पेज पे मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिएगा। जब कोई एक सेल ये डिवाइड करती है तो ये इसका न्यूक्लियस है। डिवाइड ये कब करती है? जब सेल के अंदर इंटरनल एनवायरनमेंट काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है तो वो एक बार डिवाइड करके सारी चीज़ें फिर से फ्रेश कर लेती
सकते हैं, 2 सेल्स बन जाएंगे। आप बताओ इस टॉपिक को जो मैंने आपसे कहा इसे क्या कहोगे? आपने कहा था कि सेल के अंदर सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो गई थी, उसे फिर से फ्रेश अपनी पोजीशन पे करना है। दिस इज कॉल्ड सेल रिपेयरिंग। क्या कहेंगे? सेल रिपेयर, सेल रिपेयरिंग कहते हैं। एक पॉइंट। दूसरी एक बात और इम्पॉर्टेंट है कि अब अगर मान लीजिए कि हमारी ये स्किन है, खरोच लग जाती है, कुछ सेल्स डिस्टर्ब हो जाती हैं, डेड हो जाती हैं, तो स्किन एक टिश्यू है, और ये सेल डेड हो गई, ये सेल डेड हो गई, तो अब सेल ये वाली सेल डिवाइड करके एक नई सेल ये बना देंगे। तो डेड सेल्स को हटा के नई सेल्स लाने को कहते हैं सेल रिप्लेसमेंट। एक इंटरेस्टिंग बात और आपको बताऊं, ये एक प्लांट है, ये इसकी एक लीफ है, ये इसकी एक लीफ है, यहाँ सेल डिवीज़न हो रहा, यहाँ पे हो रहा। अगर ये पुराने लीफ इज कॉल्ड ऑर्गन, लीफ को आप क्या कहते हैं? ऑर्गन कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ऑर्गन। अगर ये लीफ इसकी डैमेज हो जाए, इसकी टूट के गिर जाए, तो यहाँ सेल डिवीज़न होगा और नई लीफ निकल आएगी। इसको कहते हैं ऑर्गन रिप्लेसमेंट। क्या कहते हैं? ऑर्गन रिप्लेसमेंट। बताइए, सेल डिवीज़न करा के आप क्या क्या कर सकते हैं? आप ग्रोथ करा सकते हैं, सेल की रिपेयरिंग करा सकते हैं, सेल रिप्लेसमेंट करा सकते हैं, और क्या करा सकते हैं? ऑर्गन रिप्लेसमेंट करा सकते हैं। लेकिन यहाँ मैं एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं, और वो ये कि ऑर्गन रिप्लेसमेंट इज पॉसिबल इन प्लांट्स ओनली, ऑर्गन रिप्लेसमेंट इज नॉट पॉसिबल इन एनिमल्स में ऑर्गन रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता। और ये जो सेल डिवीज़न करा के नेचुरली नहीं हो सकता। सर्जरी, मेडिकल साइंस एंड ऑपरेशन इज़ अनदर थिंग। हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट द बायोलॉजी पे बात कर रहे हैं। तो मुझे एक बात बताइए, ये मैंने एक बहुत बड़ा सेंटेंस कह दिया कि सेल डिवीज़न करके प्लांट अपने ऑर्गन को रिप्लेस कर सकता है, एनिमल नहीं कर सकता है। एनिमल ऑर्गन रिप्लेसमेंट नहीं कर सकता है। जानते हैं ये जो सेंटेंस है ये फंडामेंटल थीम है किसकी? मेडिकल साइंस की। अगर आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप डॉक्टर बनने की कोशिश कर रहे हैं, समाज को डॉक्टर की ज़रूरत है, तो सिर्फ इसी एक सेंटेंस की वजह से। हाँ, मुझे एक बार फिर बताइए, अगर ह्यूमन बीइंग में ऑर्गन रिप्लेसमेंट नेचुरली हो पाता तो 2-3 बातें बड़ी जनरल नॉलेज की हैं, वो आपको बतानी होंगी। और इस तरह से 2-3 बातें तो आपको ये बात बतानी होगी, 2-3 पॉइंट्स। और वो ये, अगर मान लीजिए ह्यूमन बीइंग में किसी की किडनी ख़राब हो गई तो कुछ दिन आराम करें, नई किडनी निकल आएगी। डॉक्टर की ज़रूरत क्या है? डॉक्टर से आप जाके कहते हैं किडनी ख़राब है, ठीक कर दीजिए। तो व्हाट डू यू मीन बाय दिस? किडनी रिप्लेस नहीं हो सकती, ठीक हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्गन रिप्लेसमेंट ह्यूमन बीइंग में नहीं हो सकता, रिपेयरिंग हो सकती है। रिपेयरिंग करने की वजह से इसीलिए डॉक्टर की ज़रूरत है, वरना तो डॉक्टर की ज़रूरत ही नहीं होती। हाँ, एक बात और है, कैसे ठीक हो सकता है किडनी कैसे ठीक हो सकता है? रिप्लेस नहीं हो सकता, ठीक हो सकता है। कैसे ठीक हो सकता है? सेल डिवीज़न से। कैसे ठीक हो सकता है? सेल डिवीज़न से ठीक हो सकता है। एक इंटरेस्टिंग बात और आपको बताएं, ब्रेन सेल्स एंड हार्ट सेल्स, ये दोनों सेल्स डिवाइड नहीं करती। ब्रेन सेल्स एंड हार्ट सेल्स डू नॉट डिवाइड नहीं करती। इसका मतलब इनकी रिपेयरिंग भी सही नहीं हो सकती। इसीलिए बूढ़े बुजुर्ग लोग कहते हैं दिल पे घाव नहीं लगना चाहिए, बहुत दिन तक रिपेयर नहीं होता। अरे सेल डिवीज़न ही नहीं होता, रिपेयर कैसे होगा? ख़ासतौर से स्टूडेंट्स को ये ज़रूर कहना है मुझे, क्योंकि वो इन मामलों में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। और इस तरह से याद रखिएगा, अगर दिल टूट जाएगा तो जल्दी घाव नहीं भरेगा। एक बात। दूसरे लोग कहते हैं दिमाग ज़्यादा ख़राब ना करो फिर सुधरेगा नहीं। क्यों कह रहे हैं? इसीलिए कह रहे हैं कि दिमाग की सेल में सेल डिवीज़न नहीं होता, रिप्लेसमेंट तो छोड़ो, रिपेयरिंग भी संभव नहीं है।
तो बताइए बॉडी के कौन से 2 ऑर्गन्स हैं जो रिपेयर भी नहीं हो सकते? एक है जो है हार्ट और दूसरा क्या? ब्रेन। क्या ऑर्गन रिप्लेसमेंट नेचुरली पॉसिबल है एनिमल्स में? नो। ह्यूमन बीइंग में? नो। प्लांट्स में? यस। चलिए हम लोग अपने उसी पेज पर आते हैं और डिस्कशन करते हैं। हम लोग उसी पेज पर आते हैं और बात कर रहे थे यहाँ पे कि एंड दिस इज़ इम्पोर्टेंट कि इस पेज पे थे और कह रहे थे कि सेल डिवीज़न करा के हम क्या क्या करा सकते हैं। बताइए, सेल रिपेयरिंग करा सकते हैं? यस। एनिमल में कि प्लांट में? दोनों में करा सकते हैं। सेल टिश्यू रिपेयरिंग करा सकते हैं? यस। जो है क्या कहते हैं, सेल रिप्लेसमेंट कर सकते हैं? यस। प्लांट में, एनिमल में? यस। ऑर्गन रिप्लेसमेंट कर सकते हैं? किसमें? प्लांट्स में कर सकते हैं, एनिमल्स में ये पॉसिबल नहीं है। तो आप मुझे बताइए ये वाली लाइन का मतलब, द ग्रोथ बाय सेल डिवीजन डिफर्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, और प्लांट्स और एनिमल्स में सेल डिवीजन से होने वाली जो ग्रोथ है वो डिफर करता है। एंड दिस इज इम्पॉर्टेंट। थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, हम लोग बात करते हैं रिप्रोडक्शन पे। रिप्रोडक्शन पे बात करते हैं। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है, एनसीईआरटी ने तो एक शब्द में लिख दिया, लाइकवाइज। लाइकवाइज अपने जैसे बच्चे पैदा करने को, लाइकवाइज का मतलब अपने जैसे बच्चे पैदा करने को क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन। तो सवाल यह है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? क्यों बच्चे पैदा करना चाह रहे हैं? क्या पॉपुलेशन कम है? क्या है? इसके 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं। हर स्पीशीज़ चाहती है कि उसका पॉपुलेशन बढ़े, ये एक सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है। दूसरा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है कॉन्टीन्यूटी ऑफ स्पीशीज़। कॉन्टीन्यूटी ऑफ स्पीशीज़ का मतलब कि जब यंग बच्चे होंगे, पेरेंट्स बूढ़े हो के जब मर जाएंगे तो उनकी जगह ये ले लेंगे और इस तरह से वो स्पीशीज़ लगातार सदियों तक बनी रहेगी। अगर मान लीजिए किसी ने रिप्रोडक्शन करने की क्षमता कम हो गई तो क्या होगा? भविष्य में जो पेरेंट्स हैं बूढ़े होके मर जाएंगे, उनकी जगह लेने वाला कोई रहेगा नहीं, धीरे धीरे नेचर से विलुप्त हो जाएगा। एक बात बताइए, लायन एंड टाइगर के साथ क्या हो गया? लायन एंड टाइगर के रिप्रोडक्शन की क्षमता बहुत कम हो गई, शेर बूढ़े हो के मर जा रहे हैं और उनकी जगह लेने वाले यंग वंस हैं नहीं, इसलिए धीरे धीरे नेचर से ये ख़त्म ही हो जाएंगे। तो रिप्रोडक्शन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? कॉन्टीन्यूटी ऑफ स्पीशीज़। यहाँ एग्जामिनर एक शब्द बदल सकता है, कॉन्टीन्यूटी ऑफ स्पीशीज़ या कॉन्टीन्यूटी ऑफ इंडिविजुअल। कोई इंडिविजुअल तो कॉन्टिन्यू रह ही नहीं सकता ना। मैंने कहा कि 10,000 साल से ह्यूमन बीइंग है, क्या कोई व्यक्ति विशेष 10,000 साल तक जिंदा रह सकता? फिर से बताइए, रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिविजुअल या रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर स्पीशीज? रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर स्पीशीज, नॉट इंडिविजुअल। हम लोगों के घरों में ताऊ जी के बच्चे नहीं होते तो लोग क्या कह देते हैं? कोई बात नहीं है, बाकी भाइयों के बच्चे तो हैं। इसका मतलब किसी इंडिविजुअल के रिप्रोडक्शन से कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, स्पीशीज में रिप्रोडक्शन होना चाहिए। दिस इज इम्पॉर्टेंट। रिप्रोडक्शन 2 टाइप का होता है, एक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मैंने बहुत जल्दी बातें लिखी है और बहुत शॉर्ट में लिखा है, जरा उसे एक्सप्लोर करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रैपिड होता है और ये स्लो होता है। तो जरा मुझे क्वेश्चन बताइए कि जो है, अगर आपसे मैं कह दूं कि किचन में रखे हुए ब्रेड में रातों रात मिलियंस ऑफ फंजाई प्रोड्यूस हो गए, रातों रात शॉर्ट टाइम में मिलियंस ऑफ फंजाई प्रोड्यूस हो गए, बताइए कौन सा रिप्रोडक्शन हुआ होगा? देन इट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर जल्दी करना है तो कौन सा रिप्रोडक्शन? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक पॉइंट तो मैंने आपको ये कह, यहाँ एक पेरेंट होते हैं, यहाँ 2 पेरेंट्स होते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट। एक बात, यहाँ बच्चे को क्लोन कहते हैं, यहाँ ऑफस्प्रिंग कहते हैं। यहाँ पे माइटोसिस, मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन 3 स्टेप होती है, यहाँ पे सिर्फ माइटोसिस होती है। मुझे कहना चाहिए
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन नहीं होता और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन होता। मियोसिस एंड माइटोसिस तो दोनों पे होता है। 2018 नीट में क्वेश्चन पूछा गया, बताइए एक प्लांट है आइकॉर्निया वाटर हायसिंथ, उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, माइटोसिस से कि मियोसिस से? ऑब्वियस है, मियोसिस तो होती ही नहीं, तो देन इट इज बाय माइटोसिस से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। ये दो वर्ड्स हैं, ये डिफाइन किए जाने चाहिए, एक क्लोन और एक ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है कि बच्चा पेरेंट्स के 100% आइडेंटिकल नहीं है, और क्लोन का मतलब होता है कि बच्चा पेरेंट के 100% आइडेंटिकल, 100% आइडेंटिकल टू द पेरेंट, देन इट इज कॉल्ड एज क्लोन, एंड 100% जो है और ऑफिस है। अच्छा, जाहिर सी बात है, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पैदा हुआ होगा तो दो पेरेंट होंगे, दो पेरेंट होंगे तो 100% सिमिलर होने का सवाल ही नहीं उठता। वे हम लोगों के आपके तमाम रिलेटिव्स आते हैं, कहते हैं आंख माताजी जैसी हो गई, नाक पिताजी जैसी हो गई, इसका मतलब 100% सिमिलर ना तो माताजी जैसे ना पिताजी जैसे। दिस इज कॉल्ड ऑफस्प्रिंग। लेकिन दूसरी बात यह है, क्लोन कैसा होगा? 100% कैसा होगा कि जो है अपने पेरेंट्स के आइडेंटिकल होगा। एक क्वेश्चन पूछना है मुझे, और ये पूछना है कि मेरे पास एक क्रॉप प्लांट, एक प्लांट है, मान लीजिए किसी का भी प्लांट है, मैं उसकी खेती करना चाहता हूँ। आप कहोगे खेती करोगे या तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराएंगे या तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराएंगे। भाई दो ही है तरीका है। गेहूं में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता, आलू में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, गन्ने में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन मटर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता। सवाल मेरा जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ये बताइए, मेरे पास एक क्रॉप प्लांट, ध्यान से सुनिएगा, एक क्रॉप प्लांट है, मैं चाहता हूँ पीढ़ी दर पीढ़ी ये एज इट इज बना रहे। बताइए सेक्सुअल कराएं कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? आप कहोगे एज इट इज चाहते हैं आप क्लोन, तो सेक्सुअल कराइए, राइट ना, सॉरी एसेक्सुअल कराइए। कौन सा रिप्रोडक्शन कराएंगे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराएंगे। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है, अगर मैं आपसे कह दूं ये मेरे पास एक प्लांट है, मैं इसकी खेती करना चाहता हूं और चाहता हूं कि अगली पीढ़ी में और अच्छा प्लांट हो जाए, तो कौन सा रिप्रोडक्शन कराएं? आप चाहते हैं कुछ चेंजेस आए तो आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराना होगा। तो ये दो क्वेश्चन बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि किसी प्लांट का ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या कराया जाए। आप कहोगे आप अपना ऑब्जेक्टिव बताइए। अगर आप उसको एज इट इज रखना चाहते हैं तो देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और अगर आप चाहते हैं कि उसमें कुछ चेंजेस हो जाए, थोड़ा और अच्छा हो जाए, तो देन इट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराना चाहिए। एक बात और इम्पॉर्टेंट है, और यह है, अब मैं थोड़ा रिप्रोडक्शन और ग्रोथ को मिक्स करने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये बताइए, हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में बात कर रहा हूँ। पहले हायर प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में ये डिस्कशन कर रहा हूँ। देखिए, जब भी जैसे ह्यूमन बीइंग की बात कर लें, ये पहले रिप्रोडक्शन हुआ तो जाइगोट बना, उसके बाद ये एडल्ट बना, एडल्ट ने दोबारा रिप्रोडक्शन किया, जाइगोट बनाया, फिर जाइगोट ने ग्रोथ किया, एडल्ट बनाया और एडल्ट बनाया, उसके बाद जाइगोट जो है फिर रिप्रोडक्शन हुआ। ये बताइए कि इस प्रक्रिया का क्या नाम है? इस प्रोसेस का क्या नाम है? ग्रोथ। इस प्रोसेस का क्या नाम है? रिप्रोडक्शन। ये ग्रोथ। एक बात बताइए, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दो अलग अलग प्रक्रियाएं या सेम? आप कहोगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए तो दो अलग अलग हैं। पहले रिप्रोडक्शन हुआ, पहले जाइगोट बना, फिर ग्रोथ हुआ, एडल्ट बना, फिर रिप्रोडक्शन हुआ। एक सवाल और इंपॉर्टेंट है, क्या ये जाइगोट बिना ग्रोथ किए दोबारा रिप्रोडक्शन कर सकता था? नहीं। क्या ये एडल्ट बिना रिप्रोडक्शन के जाइगोट बना के ग्रोथ कर सकता है? नहीं कर सकता। इसका मतलब जो है, एक बार ग्रोथ होगी, फिर एक बार रिप्रोडक्शन होगा, फिर ग्रोथ होगी, फिर रिप्रोडक्शन होगा, और दोनों अलग अलग प्रक्रियाएं। एनसीईआरटी ने इस बात को 3 शब्दों में लिख दिया, 3 शब्दों में लिख दिया। मैं पहले पूरा सेंटेंस कहूं, मैं कह दूं
कि हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म या ह्यूमन बीइंग में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दो अलग अलग प्रक्रियाएं हैं और दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। ग्रोथ होगा तब रिप्रोडक्शन होगा, रिप्रोडक्शन होगा तो फिर ग्रोथ होगा। इस तरह से ये सारी बात कही जानी है और ये है। तो मैं यहां एक लाइन लिख रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, growth and reproduction are mutually का क्या मतलब है? डिपेंडेंट। एक्सक्लूसिव का मतलब क्या? अलग अलग। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स किसके लिए? प्लांट के लिए, एनिमल के लिए। आप कहोगे प्लांट एनिमल दोनों के लिए, लेकिन हायर प्लांट हायर एनिमल्स के लिए, मल्टी सेलुलर्स के लिए है ये बात, ह्यूमन बीइंग के लिए है और ये बात। लेकिन मैं यहीं पे दूसरा पॉइंट क्लैरिफाई करो। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए बताइए, यूनिसेल अमीबा के लिए, अमीबा की एक सेल है, इसने माइटोसिस किया, 2 सेल बन गई। जैसे ही आपने कहा 2 सेल बन गई, रिप्रोडक्शन या ग्रोथ? भाई 2 सेल का बनना रिप्रोडक्शन। अभी पिछले टॉपिक आपने 2 सेल का बनना क्या? दैट इज ग्रोथ। आपने कहा नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगी तो क्या? ग्रोथ। लेकिन ये 2 सेल बनी है कि 2 अमीबा बन गए? 2 अमीबा बनने को रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो मैं ये कह दूं, यही एक प्रोसेस है जिससे ग्रोथ भी हो रहा है, यही एक प्रोसेस है जिससे रिप्रोडक्शन भी हो रहा। तो यहां वर्ड लिखा जाएगा क्या? यूनिसेलुलर के लिए क्या लिखा जाएगा? ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सिनोनिमस। सिनोनिमस यानी एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। कहना क्या चाह रहा हूं, आप इसी को चाहे ग्रोथ कहें चाहे इसी को रिप्रोडक्शन करें, बात एक है। तो यूनिसेलुलर के लिए ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सिनोनिमस, आर द सेम प्रोसेस। मल्टी सेलुलर के लिए ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर एक्सक्लूसिव म्यूचुअली इवेंट्स। एक्सक्लूसिव का मतलब अलग अलग, इवेंट्स का मतलब प्रोसेस, म्यूचुअली का मतलब एक दूसरे पे डिपेंडेंट, एक दूसरे पे। तो ये मैंने थोड़ा से आपसे ये बात कही थी। और इस तरह से कुछ ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन नहीं करते, ये मैं 3 बार कह चुका हूँ। फिर याद दिला दो, म्यूल है, वर्कर हनी भी है, स्टेराइल ह्यूमन बीइंग है। तो एक बात बताइए, सारे ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन करते हैं कि नहीं करते? नहीं करते हैं। बताइए, रिप्रोडक्शन इज ऑल इंक्लूसिव या नॉट ऑल इंक्लूसिव? तो देन इट इज नॉट ऑल इंक्लूसिव। रिप्रोडक्शन को हमने डिफाइनिंग फीचर भी नहीं माना है। और इस तरह से थोड़ी सी बात और आगे बढ़ाइए। ये ध्यान रखिएगा, ये 2 बड़ी टेक्निकल बातें लिखी गई हैं और ये कहने में थोड़ा अच्छा लगता है तो हमसे पूछा बहुत जाता है। और इस तरह से चलिए हम अगले पेज पर आते हैं। एक था इमर्जेंट प्रॉपर्टीज़। इमर्जेंट प्रॉपर्टी यही एक ऐसा टॉपिक था जो हम लोगों ने बिल्कुल लगभग सुना हुआ नहीं था। कुछ लोगों ने सुना होगा तो कुछ लोगों ने नहीं भी सुन रखा होगा। और इस तरह से ये बात थी। बात इम्पॉर्टेंट ये है कि व्हाट इज़ इमर्जेंट प्रॉपर्टी? इमर्जेंट प्रॉपर्टी किसे कहते हैं? इमर्जेंस एक अंग्रेज़ी की डिक्शनरी का वर्ड है जिसका मतलब होता है उभर के सामने आना। उभर के सामने आने का मतलब 2 कंपोनेंट्स के मिलने से जो नई बात सामने आ जाए, तो दैट इज़ कॉल्ड इमर्जेंट प्रॉपर्टी। इसका मैं ये बताइए कि ये लिविंग में पाया जाता है कि नॉन लिविंग में पाया जाता है? दोनों में पाया जाता है, इसीलिए मैंने इसको सबसे कम प्रायोरिटी दी। मैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स आपको दूं, एग्जाम्पल्स। लेकिन एक बात इम्पॉर्टेंट कहना चाहूँगा। मैंने कहा था 2 चीज़ों के मिलाने से जो नई बात आ जाए। नई बात आने का मतलब जो कंपोनेंट्स मैंने मिलाया उनमें ये कैरेक्टर्स नहीं थे। और ये जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि भाई 2 स्टूडेंट्स आपस में लड़ाई कर लें और मैं उन दोनों को अलग अलग बुला के पूछूं कि भाई क्यों लड़ाई किए, तो दोनों के आंसर्स सेम होते हैं। दोनों अलग अलग यही कहते हैं कि सर मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ, मैंने आज तक लड़ाई नहीं किया, आप चाहें मेरे दोस्तों से पूछ लें, वो तो सिर्फ सामने आ गया तो लड़ाई हो गई।
दोनों यही कह रहे हैं। इसका मतलब दोनों का कैरेक्टर लड़ाई करना नहीं था, लेकिन दोनों के मिलने पे एक नई बात सामने आ गई, दैट इज कॉल्ड इमर्जेंट प्रॉपर्टी। मुझे एक एग्जाम्पल साइकिल का दीजिए। साइकिल किस पार्ट्स की वजह से चलती है? हैंडल की वजह से। आपको सिर्फ हैंडल दे दें चल जाएगी, सिर्फ टायर दे दें चल जाएगा, सिर्फ पहिया दे दें चल जाएगा, सिर्फ हैंडल दे दें चल जाएगा? नहीं चलेगा। तो क्या करें? सारे पार्ट्स को मिलाइए तो चलने लगेगा। तो ये बताइए, साइकिल का चलना एक पार्ट का कार्यक्रम है या सारे पार्ट के मिलने से इमर्जेंट प्रॉपर्टी है? इमर्जेंट। अच्छा, मैंने बार बार कहा मिलने से, मिलने से, राइट ना? मिलने से ये बात कही थी। घर में जब दो छोटे भाई बहन बैठे रहते हैं, अक्सर देखिए वो आपस में बात करते करते लड़ जाते हैं। जैसे ही लड़ाई हो जाती है तो आके पेरेंट्स कहते हैं तुम लोग आपस में क्यों बोलते हो? यानी अगर दोनों अलग अलग कमरे में होते तो लड़ाई ना होती, और दोनों आपस में ना बोलते तो भी लड़ाई ना होती। आप जरा देखिए, मैंने कहा अंडरलाइन का मतलब साथ साथ, और इंटरेक्शन ऑफ कंपोनेंट्स से जो बात निकल के सामने आवे उसे कहते हैं इमर्जेंट प्रॉपर्टी। एक कॉमन सा एग्जांपल दे दूं। अक्सर लोग कह देते हैं चश्मा लगा के बड़े स्मार्ट लग रहे हो। बताइए, ये तारीफ किया कि आपकी जो है मतलब बुराई कर दिया? मुझे लगता है लोग बड़ा खुश हो जाते हैं, तारीफ नहीं, ये गड़बड़ कह दिया। जरा इसके पीछे की भावना समझिए। वो कहना चाह रहे हैं ना तो आपका चश्मा स्मार्ट है ना आप स्मार्ट हैं, दोनों के मिलने से जो नई बात आई वो क्या? स्मार्टनेस। तो लोग समझते हैं बड़ी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सच्चाई बता दिया और ये था। तो ये बात याद है, अंडरलाइंग इंटरेक्शन। क्या ऐसा हो सकता है चश्मा बगल में रखा रहे तब जो है आप स्मार्ट लगने लगे? नहीं हो सकता। कभी कभी कुछ लोग कहते हैं, आप मुझे दूसरा एग्जाम्पल दीजिए। जैसे मान लीजिए सब्जी है, घर में आप सब्जी खा रहे हो और उसमें नमक ना पड़ा हो, तो आप चिल्ला के कहते हैं कोई टेस्ट आ नहीं रहा, नमक नहीं है। तो आपको एक मैसेज मिलता है कि रखा तो है बगल में रखे होने से हो जाएगा क्या? नहीं, उसके मिलाने से होगा। तो देन दिस इज कॉल्ड अंडरलाइंग इंटरेक्शन। ओके ना? एंड इट इज पॉसिबल। और हर लेवल पे जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी वैसे वैसे नई नई प्रॉपर्टी सामने आती जाती हैं, एंड दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। और ये बात है, तो कॉम्प्लेक्सिटी का क्या मतलब होता है? जैसे मैं आपको आपके क्लासरूम का एग्जाम्पल दूं, जब सुबह पहला स्टूडेंट आता है तो आमतौर से सर रख के टेबल पे सोने लगता है। उसके बाद जब दूसरा आता है तो दोनों आपस में बातें कर लेते हैं। जब 3-4 आ जाते हैं तो एक दूसरे से सीट के लिए और जो है एडजस्टमेंट करने लगते हैं। जब 10-12 आ जाते हैं तो एक दूसरे से बोतल और बैग खींच के मारना शुरू कर देते हैं, लड़ाई शुरू हो जाती है। इसका मतलब जैसे जैसे सिस्टम बड़ा होता जाएगा, जटिल होता जाएगा, वैसे वैसे क्या होता जाएगा कि नई नई कॉम्प्लेक्सिटी, नई नई बातें आती जाएंगी। और इस तरह से तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया साइकिल का, एक एग्जाम्पल दिया वेजिटेबल का, एक एग्जाम्पल मैं सेल ऑर्गेनेल का दे रहा हूँ, टिश्यू का दे रहा हूँ। व्हाट इज टिश्यू? टिश्यू इज ग्रुप ऑफ सेल्स। तो टिश्यू की जो प्रॉपर्टी होती है वो इंडिविजुअल सेल के पास नहीं होती, उनके मिलने से नई बात आती है। और आप खुद ही सोचो, जब आप कभी कभी स्कूल कॉलेज में गैंग बना लेते हो तो बहुत सारी हरकतें करते हो, लेकिन अकेले वही काम नहीं करते आप। इट मीन्स कि ग्रुप बनाने के बाद नई प्रॉपर्टी सामने आएंगी। और इस तरह से मैंने एक एग्जाम्पल माइटोकॉन्ड्रिया का जो लिया था वो मैं एक्सप्लेन कर दूं। ये बताइए माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? एटीपी सिंथेसिस। माइटोकॉन्ड्रिया का काम माइटोकॉन्ड्रिया में कौन कौन से पार्ट्स हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में ईटीएस पाया जाता है, मेम्ब्रेन पाया जाता है, एंजाइम पाए जाते हैं, क्रिस्टी पाया जाता है, ऑक्सीसो। बताइए इसमें से एटीपी कौन बना सकता है? इसमें से ईटीएस अकेले एटीपी नहीं बना सकता, मेम्ब्रेन नहीं बना सकता, एंजाइम नहीं बना सकता, क्रिस्टी नहीं बना सकता, ऑक्सीजन। ये सारे एक साथ होंगे तो एटीपी बनाएंगे। बताइए माइटोकॉन्ड्रिया का माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा एटीपी बनाया जाना इंडिविजुअल पार्ट की प्रॉपर्टी है या इमर्जेंट प्रॉपर्टी है? इट इज इंटरेक्शन ऑफ ऑल दीज पार्ट्स दैट इज इमर्जेंट प्रॉपर्टी। तो ये इमर्जेंट प्रॉपर्टी लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी पाई जाती है, सेल के लेवल पे। सेल के पार्ट्स जब इकट्ठा होते हैं नई बात आती है, कई सेल्स इकट्ठा होती है तब नई बात आती है,
कई टिश्यूज इकट्ठा होकर ऑर्गन बनाते हैं तो नई बात आती है। हर लेवल पे जैसे जैसे जटिलताएं बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे इसकी जो है क्या होती जाएगी कि कॉम्प्लेक्सिटी इसकी बढ़ती जाएगी, नई नई प्रॉपर्टीज आती जाएंगी। तो हम लोग इस अगले पेज पे हम अब चाहते हैं कि हम थोड़ा कंक्लूजन निकालें। अब लिविंग बींग्स के बारे में बहुत 6 प्रॉपर्टीज पढ़ ली, वरीयता के अनुसार पढ़ लिया। पहला सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा कॉशियसनेस या रिस्पॉन्सिवनेस, तीसरा था मेटाबॉलिज्म, चौथा था रिप्रोडक्शन, पांचवा ग्रोथ और छठवां था इमर्जेंट प्रॉपर्टी। सबके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें इंट्रोडक्टरी कर लिया। एक बात है इसमें से ऑल एक्सक्लूसिव ऑल इंक्लूसिव कौन है? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड जो है दैट इज कॉशियसनेस। ये बताइए डिफाइनिंग फीचर कौन है? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉशियसनेस एंड मेटाबॉलिज्म। एक बात इंपॉर्टेंट है, जब मेटाबॉलिज्म ऑल एक्सक्लूसिव ऑल इंक्लूसिव बोथ नहीं था तो क्यों लिया? बिना मेटाबॉलिज्म के कोई जिंदा नहीं रह सकता, इसलिए आपने लिया था। तो एक बात और है, मैं लिविंग बॉडी के बारे में एक लाइन ये कह गया कि लिविंग बॉडी इज सेल्फ रेगुलेटेड, सेल्फ रेप्लिकेटेड एंड इंटरैक्टिव बॉडी। ऑब्वियस है भाई, इंटरैक्शन तो होता ही है और इस तरह से ये जो है कह रहे थे। एक बात और है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर नॉन इक्विलिब्रियम स्टीडी स्टेट। आप कहोगे दोनों शब्द आपने एक साथ कैसे लिख दिया? नॉन इक्विलिब्रियम का मतलब इक्विलिब्रियम में ना आना, स्टीडी का मतलब इक्विलिब्रियम में आना। तो दो अलग अलग बातें ये कैसे हो गई? मैं इसको एक एग्जाम्पल देके, मैंने कहा था कि हमारी बॉडी में हजारों रिएक्शंस चलती हैं, हर रिएक्शन कभी इक्विलिब्रियम में नहीं आती। तो लेकिन ऐसा तो हो सकता है कि मैं 3-4 काम करूं, एक में मुझे लॉस हो जाए, दूसरे में भी लॉस हो जाए, तीसरे में प्रॉफिट हो जाए। लॉस और प्रॉफिट मिला के हम अपने आप को मेंटेन रखते हैं। इसके लिए मेरे पास वर्ड है, स्टीडी के लिए एक शब्द है, दैट इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस। इक्विलिब्रियम अलग चीज़ है, होम्योस्टेसिस। मैं इसका एक एग्जाम्पल दे के आपको समझा दूँ। मान लीजिए मैं किसी स्टूडेंट को डांट दूँ तो वो मुझसे कुछ बोलेगा तो नहीं, लेकिन बाहर निकल के दोस्तों से कहेगा कि बस हम कुछ बोले नहीं, अपने को मेंटेन कर ले गए, लेकिन अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहा था। इसका मतलब अंदर रिएक्शन इक्विलिब्रियम में नहीं थी, ओवरऑल अपने को मेंटेन कर रखा था। दैट इज कॉल्ड एज स्टीडी स्टेट या होम्योस्टेसिस कहते हैं। इसका मैं एक एग्जाम्पल और दूँ। आप टेस्ट देते हैं, मान लो फिजिक्स में 50 नंबर आ गया, केमिस्ट्री में 60 आ गया, जूलॉजी में 70 नंबर आ गया, बॉटनी में। अगला टेस्ट आपने दिया, 70 नंबर फिजिक्स में आ गया, 60 केमिस्ट्री में और 50 आ गया जो है जूलॉजी में और 60 आ गए जो है क्या कहते हैं बॉटनी में। तो आपने ओवरऑल तो मेंटेन कर रखा, लेकिन सब्जेक्ट वाइज आप इक्विलिब्रियम में नहीं है, रिएक्शन वाइज इक्विलिब्रियम में नहीं, लेकिन रिएक्शंस का टोटल हमने मेंटेन कर रखा। इसी को कहते हैं स्टीडी स्टेट या होम्योस्टेसिस। एक लाइन ये वाली एनसीईआरटी ने लिखा है, मैंने इसमें से थोड़ा चेंजेस किए हैं। एनसीईआरटी ने जो लिखा वो पढ़ के सुनाता हूँ। लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर हैव अ शेयरिंग ऑफ कॉमन जेनेटिक मटेरियल। ये इतना नहीं लिखा है एनसीईआरटी ने, हमने लिखा है, बट वेरिंग डिग्रीज। और ये शब्द भी मुझे बढ़ाना पड़ा, और इन स्पीशीज और ये। तो अब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं ये सेंटेंस लिख के आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। क्या क्वेश्चन पूछूंगा सुनिए। चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म पहले था, आज है, कल होगा, उसके पास एक कॉमन जेनेटिक मटेरियल होगा। व्हाट डू यू मीन बाय कॉमन जेनेटिक मटेरियल? डीएनए सबके पास होगा। ये एक कॉमन बात है सारे लिविंग बींग्स में। किसी नॉन लिविंग में डीएनए नहीं होता, किसी जो है डेड ऑर्गेनिज्म, डेड बॉडी में नहीं होता है। एक बात, दूसरी एक बात है, लेकिन ये डीएनए का अमाउंट जो होगा वो कांस्टेंट होगा एक स्पीशीज के लिए। बताइए ह्यूमन बीइंग में डीएनए का अमाउंट कितना होता है? 5.6 पिकोग्राम। ये बताइए
चाहे जो हमारी स्किन सेल ले लें, लीवर सेल ले लें, ब्रेन सेल ले लें, हार्ट सेल ले लें, सब में यही होगा। हमारी ले लें, किसी और की ले लें, सारे ह्यूमन बीइंग के हर सेल में डीएनए का अमाउंट कितना होगा? 5.6 पिकोग्राम। ये बताइए कि जो है क्या कहते हैं कि और इसके अलावा एस्चेरिचिया कोलाई की सेल में कितना होगा? सॉरी, एस्चेरिचिया कोलाई की सेल में इसके अलावा जो है क्या कहते हैं कि 6.2 पिकोग्राम डीएनए पाया जाता है किसकी सेल में? मटर की सेल में। एक बात और बता देते हैं, गधों की सेल में कितना पाया जाता? 4.8 पिकोग्राम पाया जाता। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये तो हर स्पीशीज की पहचान उसके डीएनए के टोटल अमाउंट से होगी, टोटल अमाउंट से। कभी कभी घर में लोग कह देते हैं गधे हो, तो कैसे साबित करोगे गधे नहीं है? आप कहिए, चलिए चेक करा लें। अगर हमारी सेल में डीएनए आया 4.8 पिकोग्राम तो गधे, और अगर हमारी सेल में 5.6 पिकोग्राम डीएनए आया तो ह्यूमन बीइंग है। ओके, ये इसको फिर से बताइए, व्हाट डू यू मीन बाय कॉमन जेनेटिक मटेरियल? इट इज डीएनए। व्हाट डू यू मीन बाय कांस्टेंट अमाउंट? कांस्टेंट अमाउंट इज कॉल्ड सी वैल्यू, इसे सी वैल्यू कहते हैं। और डिफरेंट एंड वेरिंग डिग्री से आपका क्या मतलब है? वेरिंग डिग्री से स्पीशीज टू स्पीशीज ये वेरी कर रहा। आप देख लेते हैं, डंकीज में कितना है? 4.8 पिकोग्राम। मटर में कितना है? 6.2 पिकोग्राम। ह्यूमन बीइंग में कितना है? 5.6 पिकोग्राम। इसका मतलब स्पीशीज टू स्पीशीज ये वेरी करता है। एक स्पीशीज के लिए कांस्टेंट होता, क्या? डीएनए सब में होता। फिर से मुझे बताइए, ये पूरा सेंटेंस मैं लिखूं तो और आपसे पूछो, व्हाट डू यू मीन बाय कॉमन जेनेटिक मटेरियल? डीएनए। व्हाट डू यू मीन बाय कांस्टेंट अमाउंट? सी वैल्यू। व्हाट डू यू मीन बाय वेरिंग डिग्रीज? अलग अलग स्पीशीज में सी वैल्यू अलग अलग होती है, इसी को कहते हैं वेरिंग डिग्रीज। तो ये हमने लिविंग, व्हाट इज अ लिविंग, जो टॉपिक था हमारे सिलेबस का, वो मैंने कंप्लीट किया और मैंने कोशिश किया कि वो सारी क्वेश्चंस को शामिल कर लें, एग्जाम्पल दे के आपको क्लैरिफाई करें। और इस तरह से अब हम अपने अगले लेक्चर में इसके बाद की बातें आपसे कंक्लूड करेंगे। ओके।